मानो कि संघ की कार्यपालिका ही है। पार्ट 7। और इसमें हम लोग उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट के विषय में चर्चा करेंगे। आर्टिकल 63 कहता है भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। ये जो उपराष्ट्रपति का पद हम लोगों ने लिया है ये अमेरिका से अडॉप्ट किया है। अमेरिका में देखो चुनाव हो रहे हैं, तो पहले जो बाइडन प्रेसिडेंट के लिए चुनाव लड़ रहे थे, जो आज वर्तमान समय में प्रेसिडेंट हैं, तो उन्होंने कमला हैरिस को उपराष्ट्रपति के रूप में नामित कर रखा था, मनोनीत कर रखा था। अब जब उनकी दावेदारी वापस हो गई तो कमला हैरिस डेमोक्रेट से प्रेसिडेंट पद की उम्मीदवार हैं। तो अब कमला हैरिस जब प्रेसिडेंट पद की उम्मीदवार हैं तो उन्होंने अपने लिए एक वाइस प्रेसिडेंट नॉमिनेट कर लिया है, जो साथ साथ, यानी वहाँ राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव साथ साथ हो जाता है अमेरिका में। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता, लेकिन उपराष्ट्रपति का पद हमने अमेरिका से ही ग्रहण किया है, और इसलिए ग्रहण किया है कि अगर राष्ट्रपति किसी भी कारण से पदभार संभालने के लिए उपलब्ध ना हो तो उसकी जगह पर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सके। क्यों? क्योंकि जो राष्ट्रपति का पद है वो राष्ट्र के मुखिया का पद है, राष्ट्राध्यक्ष का पद है। तो राष्ट्राध्यक्ष का पद कभी रिक्त नहीं होना चाहिए। पहले पुराने जमानों में जब राजा, किसी राज्य के राजा की डेथ हो जाती थी तो पड़ोसी राज्य के राजा तुरंत सोचते थे चलो अगर उत्तराधिकारी नहीं है इसका तो चलो आक्रमण कर लेते हैं, कब्जा कर लेते हैं। तो ये एक परंपरा है कि जो राष्ट्र का अध्यक्ष है, राष्ट्र के अध्यक्ष का पद रिक्त नहीं होना चाहिए, वो भरा हुआ होना चाहिए हमेशा। तो इसलिए राष्ट्रपति के पद में यदि कोई वैकेंसी हो जाए तो उसके लिए आकस्मिक रिक्त की पूर्ति के लिए एक व्यवस्था होनी चाहिए। तो उपराष्ट्रपति का पद उसी आकस्मिक रिक्त की पूर्ति के लिए विकसित किया गया। आर्टिकल 63 कहता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। इसीलिए उपराष्ट्रपति के जो कार्य बताए गए, जो शक्तियां बताई गई, केवल एक ही जिम्मेदारी उसको दी गई मोटे तौर पर। आर्टिकल 65 अगर हम कहें उपराष्ट्रपति के कार्य कैसे चुना जाता है अभी बताते हैं, इस भूमिका को आगे बढ़ा रहे हैं कि अगर उपराष्ट्रपति का जो मुख्य कार्य है वह है आर्टिकल 65 के अंतर्गत राष्ट्रपति पद के आकस्मिक कृत्यों का निर्वाह करना। राष्ट्रपति पद के आकस्मिक कृत्यों का निर्वाह करना, इसका मतलब ये कृत्य माने कार्य। इसका मतलब यह है कि आकस्मिक कृत्य का मतलब यह है कि जब राष्ट्रपति पद पर ना हो, बीमार हो जाए या किसी कारण से पद ग्रहण करने में सक्षम ना, पद भार संभालने में, कार्य करने में सक्षम ना हो, राष्ट्रपति त्यागपत्र दे दे, राष्ट्रपति की अचानक मृत्यु हो जाए, कोई भी अगर ऐसी आकस्मिक स्थिति उत्पन्न हो जाए तो ऐसी आकस्मिक स्थिति की दशा में राष्ट्रपति के पद की जिम्मेदारियां संभालना यही उपराष्ट्रपति का मुख्य कार्य है। लेकिन अब इससे तो उपराष्ट्रपति बेरोजगार हो जाएगा, क्योंकि जो व्यक्ति राष्ट्रपति बन जाता है उसकी अच्छी खासी देखभाल होती है। केयर टेकर्स होते हैं, तमाम हेल्थ के इशू, हेल्थ के अलग होते हैं, न्यूट्रिशन के अलग होते हैं, तरह तरह के। नतीजा यह है कि भाई राष्ट्रपति स्वस्थ है और अच्छी बात है, राष्ट्रपति स्वस्थ रहे हमारा। अब 5 साल राष्ट्रपति ने मौका नहीं दिया उपराष्ट्रपति को काम करने का, कभी बीमार नहीं पड़ा, त्यागपत्र नहीं दिया, तो फिर पूरे 5 साल तो उपराष्ट्रपति बेरोजगार रह जाएगा। और अगर पूरे 5 साल उपराष्ट्रपति बेरोजगार रह गया तो जब रोजगार नहीं तो पैसा नहीं, तो उपराष्ट्रपति को कुछ मिलेगा नहीं। इसीलिए उपराष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति के रूप में कुछ नहीं मिलता, 1 रुपया नहीं मिलता। उपराष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति के रूप में 1 रुपया नहीं मिलता। उपराष्ट्रपति को जो भी वेतन भत्ते सुविधाएं मिलती हैं वो राज्यसभा के सभापति के रूप में मिलती हैं। क्यों? क्योंकि यह व्यवस्था की गई, अमेरिका से ही यह व्यवस्था है, वहां भी इसी तरीके की व्यवस्था अपनाई गई। तो यह तय किया गया कि भाई उपराष्ट्रपति को कोई कार्य तो देना होगा, कोई जिम्मेदारी तो वो निभाए, क्योंकि राष्ट्रपति की आकस्मिक कार्यों का निर्वाह करना ही उसकी जिम्मेदारी है। जब राष्ट्रपति का पद खाली हो जाए तो काम करे, राष्ट्रपति का पद 5 साल खाली नहीं होगा तो वो 5 साल काम नहीं करेगा, तो ऐसे तो नहीं चलेगा। तो उपराष्ट्रपति को एक जिम्मेदारी दी गई कि जब उच्च सदन यानी राज्यसभा की बैठकें बुलाई जाएंगी तो राज्यसभा की बैठकों की वह अध्यक्षता करेगा। वह राज्यसभा का सभापति नहीं होगा, वह राज्यसभा का मुखिया नहीं होगा। जैसे लोकसभा में ओम बिरला हैं, स्पीकर हैं, आप जानते हो। राज्यसभा में जगदीप धनखड़ हैं, वो बैठकर कार्यवाही चलाते हैं, आप देखते हो। लेकिन वो राज्यसभा का मुखिया नहीं होगा जैसे ओम बिरला है, बल्कि वो राज्यसभा का पदेन सभापतित्व करेगा। इसका मतलब यह है कि उसका पद तो उपराष्ट्रपति का है, उसका पद तो उपराष्ट्रपति का है, लेकिन बेचारा बेरोजगार है उपराष्ट्रपति के रूप में। इसलिए बेरोजगारी दूर करने के लिए, रोजगार देने के लिए उसे काम दिया गया कि भाई जब जब राज्यसभा की बैठकें बुलाई जाएंगी तब तब वो राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता करे और राज्यसभा की बैठकों का संचालन करे। अब जब वो राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता करेगा, संचालन करेगा, तो उसे वेतन और भत्ते राज्यसभा के सभापति के नाते दिए जाएंगे। उपराष्ट्रपति के रूप में उसे कुछ नहीं मिलता, उपराष्ट्रपति के रूप में उसे कुछ नहीं मिलता। उसे जो भी वेतन भत्ते सुविधाएं इत्यादि मिलती हैं वह सब कुछ राज्यसभा के सभापति के रूप में मिलती हैं। तो आर्टिकल 64 यह कहता है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन कहते हैं। क्या मतलब है इसका? मैंने अभी समझाया, फिर समझाता हूं। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, सभापति नहीं होगा। अगर सभापति कहते तो सभापति होने का मतलब है कि वो पूर्णकालिक अध्यक्ष होता। पूर्णकालिक अध्यक्ष होने का मतलब है कि वो हमेशा राज्यसभा का सभापति कहलाता, हर जगह राज्यसभा का सभापति कहलाता। लेकिन उसे एक्स ऑफिशियो चेयरमैन बनाया गया है, पदेन सभापति बनाया गया है। एक्स ऑफिशियो चेयरमैन बनाने का मतलब है, पदेन सभापति बनाने का मतलब है कि वह जब तक पद पर रहेगा तभी तक सभापति रहेगा, उसके बाहर वो सभापति नहीं रहेगा। जैसे जैसे जब जगदीप धनखड़ है इस समय उपराष्ट्रपति, अगर हम आपसे पूछें कि ओम बिरला कौन है तो आप हमें क्या जवाब दोगे? आप कहोगे लोकसभा के अध्यक्ष हैं या स्पीकर हैं, यही कहोगे। आपका जवाब यही होगा कि ओम बिरला लोकसभा के अध्यक्ष है। अगर मैं आपसे पूछूं कि जगदीप धनखड़ कौन है तो आप क्या कहोगे? आप कहोगे उपराष्ट्रपति हैं, आप ये नहीं कहोगे राज्यसभा के सभापति हैं। आप क्या जवाब दोगे? आपका पहला आंसर होगा वो उपराष्ट्रपति है। तो जगदीप धनखड़ की पहली जिम्मेदारी उपराष्ट्रपति की जिम्मेदारी है, उपराष्ट्रपति के रूप में काम करना है। लेकिन चूंकि उपराष्ट्रपति के रूप में अचानक ही काम मिलेगा, वैसे तो मिलेगा नहीं, तो ऐसी दशा में रोजमर्रा के कार्यों के लिए उसे ये एडिशनल जिम्मेदारी, अतिरिक्त जिम्मेदारी दे दी गई कि भाई जब राज्यसभा की बैठकें बुलाई जाएं तो राज्यसभा की बैठकों में आप भाग ले सकते हो,
जरूरी नहीं कि जाओ, लेकिन आप भाग ले सकते हो, जाना चाहिए। और जब जब राज्यसभा की बैठकों में भाग लोगे, तब तब आप राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता करोगे। और जब जब आप राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता कर रहे होगे, जब जब आप राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता कर रहे होगे, तो आप राज्यसभा के सभापति कहलाओगे, लेकिन पूर्णकालिक सभापति नहीं कहलाओगे। जैसे ओम बिरला है, लोकसभा के पूर्णकालिक अध्यक्ष हैं। पूर्णकालिक मतलब हमेशा काम करने वाले अध्यक्ष हैं। ऐसे उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पूर्णकालिक अध्यक्ष नहीं है, क्योंकि वो पूर्णकालिक रूप से तो उपराष्ट्रपति है। वो केवल राज्यसभा की बैठकों में भाग लेकर वहां अध्यक्षता कर सकता है, एडिशनल जिम्मेदारी, अतिरिक्त जिम्मेदारी। इसलिए वो राज्यसभा का पदेन सभापति है, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन है, यानी केवल पद पर रहते हुए सभापति है। पद के अलावा वो राज्यसभा का सभापति नहीं है। यानी जब वो राज्यसभा से बाहर होगा तो हम पूछेंगे जगदीप धनखड़ कौन है, तो आप कहेंगे उपराष्ट्रपति हैं। जब राज्यसभा में बैठे राज्यसभा की गतिविधि चला रहे हैं, हम पूछेंगे ये कौन है, तो आप कहेंगे ये जगदीप धनखड़ है, ये राज्यसभा के सभापति हैं। कब कहेंगे? जब तक वो राज्यसभा के अंदर मौजूद होंगे, राज्यसभा की भूमिका निभा रहे होंगे, तब तक कहेंगे। जैसे वो राज्यसभा के बाहर आएंगे, हम पूछेंगे ये कौन है भाई जगदीप धनखड़, आप कहेंगे उपराष्ट्रपति हैं। आप ये नहीं कहेंगे कि राज्यसभा के सभापति हैं। आइडेंटिटी बदल जाती है, पहचान बदल जाती है। यहाँ आइडेंटिटी बदल जाती है, पहचान बदल जाती है। इसी तरीके से ये उपराष्ट्रपति के लिए दो तरीके की जिम्मेदारियों का वर्णन किया गया है। यानी पहला कि उपराष्ट्रपति, अगर राष्ट्रपति का पद अचानक खाली हो जाए किसी भी कारण से, तो राष्ट्रपति के रूप में काम करेगा। और दूसरी बात, राज्यसभा की बैठकें जब जब बुलाई जाएंगी, वह राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता करेगा, इसलिए उसको कहते हैं पदेन सभापति, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन। तो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन का मतलब पता चल गया आपको, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन का, कि पद पर रहते हुए ही सभापति है। बस पद से हटेगा यानी राज्यसभा के बाहर जाएगा, वो राज्यसभा का सभापति नहीं कहलाएगा, वो कहलाएगा उपराष्ट्रपति। जबकि ओम बिरला, चाहे वो लोकसभा के भीतर बैठे हों, चाहे वो लोकसभा के बाहर हों, हम जब भी ओम बिरला की बात करेंगे, हम कहेंगे वो लोकसभा के अध्यक्ष हैं। हम हमेशा कहेंगे कि वो लोकसभा के अध्यक्ष हैं। लेकिन जगदीप धनखड़ के बारे में हम हमेशा नहीं कहेंगे। जब वो राज्यसभा के भीतर होंगे तो हम कहेंगे वो सभापति हैं, जब राज्यसभा के बाहर होंगे तो हम कहेंगे वो उपराष्ट्रपति हैं। तो केवल राज्यसभा के भीतर बैठ करके जब अध्यक्षता करते हैं तो इसको पदेन सभापति कहते हैं। पद पर रहते हुए ही केवल अध्यक्ष माने जाएंगे, उसके अलावा अध्यक्ष नहीं माने जाएंगे। तो केवल ये जिम्मेदारियां हैं। अब कैसे निर्वाचन होता है उपराष्ट्रपति का? निर्वाचन कैसे होता है? अब देखो, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन का तरीका एक ही है, लेकिन निर्वाचक मंडल अलग अलग है। राष्ट्रपति राष्ट्र का प्रधान है, इसलिए उसका निर्वाचक मंडल अलग है। उपराष्ट्रपति केवल एक वैकल्पिक व्यवस्था है, इसलिए उसका निर्वाचक मंडल अलग है, इसलिए निर्वाचक मंडल अलग अलग है। तो जो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन है, आर्टिकल 66 में है उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, योग्यता, सारी चीजें। तो निर्वाचन कैसे होगा? निर्वाचन के लिए प्रावधान किया गया कि भाई निर्वाचक मंडल कौन होगा। निर्वाचक मंडल, इलेक्टोरल कॉलेज हमने बताया था क्या होता है, मतदाताओं का समूह। जो वोट देने वाले लोग होते हैं उनके समूह को इलेक्टोरल कॉलेज कहते हैं, जिन लोगों को वोट देने का अधिकार होता है। इसका मतलब यह है कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में किन लोगों को वोट देने का अधिकार होगा? वे संसद के दोनों सदनों के सदस्य। अब इसमें राज्य विधानसभा के सदस्य भाग नहीं लेते, पहली बात। दूसरी बात, संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य भाग लेते हैं। संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य भाग लेते हैं, ऑल मेंबर्स, यानी चाहे मनोनीत हो चाहे निर्वाचित हो। जबकि राष्ट्रपति के चुनाव में हमने पढ़ा था कि केवल निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, केवल इलेक्टेड मेंबर्स भाग लेते हैं। जो मनोनीत सदस्य हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते। लेकिन उपराष्ट्रपति के इलेक्शन में सभी हिस्सेदारी निभाएंगे, लेकिन केवल संसद के सदस्य, राज्य विधानसभा के सदस्यों का कोई रोल नहीं होता। निर्वाचन की रीति क्या है? निर्वाचन का तरीका क्या है? जो निर्वाचन का तरीका है, रीति है, वो राष्ट्रपति जैसी है। अप्रत्यक्ष होगा। क्यों अप्रत्यक्ष? इसलिए है क्योंकि जनता के द्वारा सीधे चुना नहीं जा रहा है। आनुपातिक प्रतिनिधित्व है, ये वैसा ही है जैसे राष्ट्रपति का। वो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, विस्तार से पढ़ चुके हैं, उदाहरण के साथ। एकल संक्रमणीय, तो ये राष्ट्रपति जैसा है। जैसे राष्ट्रपति के निर्वाचन का तरीका है, ऐसे ही उपराष्ट्रपति के निर्वाचन का तरीका है, बस केवल इलेक्टोरल कॉलेज डिफरेंट है। यहाँ पर योग्यता क्या होती है उपराष्ट्रपति चुने जाने के लिए? पहली बात, भारत का नागरिक होना चाहिए, सब इसी में है आर्टिकल में। भारत का नागरिक हो, जो मिनिमम एज है वो 35 ईयर्स हो, 35 वर्ष हो। तीसरी बात, राज्यसभा का सदस्य बनने के योग्य हो, किसी राज्य में मतदाता सूची में नाम लिखा हो, इसका मतलब यह है। और चौथी बात, लाभ के पद पर न हो, लाभ के पद पर ना हो, सिंपल सी योग्यता है। लाभ का पद क्या होता है वो हम लोग आगे पढ़ेंगे, हमने पहले बताया है। अगला चैप्टर जब शुरू करेंगे पार्लियामेंट, उसमें लाभ के पद को एक्सप्लेन करेंगे। फिलहाल राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल और मंत्री ये लाभ के पद नहीं माने जाते, ये हम लोगों ने राष्ट्रपति वाले हिस्से में चर्चा की थी। अब कार्यकाल कितना होता है? कार्यकाल 5 वर्ष का होगा पद ग्रहण की तिथि से, पद ग्रहण करने की तारीख से 5 वर्ष का कार्यकाल होगा। और कार्यकाल ग्रहण करने से पहले शपथ ली जाएगी आर्टिकल 69 में, राष्ट्रपति के समक्ष। राष्ट्रपति के समक्ष शपथ ली जाएगी पद और कर्तव्यों के निर्वाह करने की। संविधान की प्रतिनिष्ठा, पद व कर्तव्य का निर्वाह करने, संविधान की प्रतिनिष्ठा। तो आर्टिकल 69 के अंतर्गत वो शपथ ग्रहण करेगा और शपथ ग्रहण करने के बाद वो अपना पद ग्रहण करेगा। लेकिन 5 साल से पहले उसे पद से हटाया भी जा सकता है।
उसे पदमुक्त किया भी जा सकता है। कैसे उसे पद से हटाया जा सकता है, कैसे उसे पदमुक्त किया जा सकता है, हम लोग इस बात की चर्चा कर सकते हैं। पद में रिक्ति, पद में रिक्ति। पहला तो त्यागपत्र द्वारा। किसे त्यागपत्र देगा? राष्ट्रपति को संबोधित कर त्यागपत्र दे सकता है। वह राष्ट्रपति को संबोधित कर त्यागपत्र दे सकता है। अपना त्याग, इसका मतलब है अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंप सकता है। दूसरी बात है हटाया जाना। ऊपर वाला त्यागपत्र ले सकता है, यानी मृत्यु हो सकती है, मृत्यु से भी पद रिक्त हो सकता है। हटाया जाना, ये सब आर्टिकल 67 में है, हटाया जाना। अब जैसे हम लोगों ने राष्ट्रपति के हटाए जाने के बारे में पढ़ा था कि राष्ट्रपति को हटाए जाने की प्रक्रिया महाभियोग कहलाती है, इंपीचमेंट कहलाती है, उस तरीके से उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया का कोई नाम नहीं है, कोई नामकरण नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया बिल्कुल अलग थी और यहां उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया बिल्कुल अलग है। कैसे है उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया? उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव राज्यसभा में न्यूनतम 14 दिन की पूर्व नोटिस पर दिया जाएगा। अब जैसे देखो, अभी जगदीप धनखड़ को लेकर के काफी विवाद हो गया, क्योंकि जगदीप धनखड़ और जया बच्चन के बीच सदन में कहासुनी हो गई। अब कहासुनी हो गई तो ऐसा सुनने में आ रहा है कि विपक्ष जगदीप धनखड़ को हटाने का प्रस्ताव लाना चाहता है। उसे बोलचाल में वो अविश्वास प्रस्ताव कहता है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं ऐसा कोई नाम नहीं है। तो अगर जगदीप धनखड़ को हटाने का प्रस्ताव लेकर आया जाता है तो कम से कम 50 सदस्यों के हस्ताक्षर इस पर होने चाहिए, संकल्प के रूप में होना चाहिए। 50 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए। हालांकि ये बातें कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं लिखी है। कॉन्स्टिट्यूशन में केवल ये लिखा है कि उपराष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए राज्यसभा में न्यूनतम 14 दिन की पूर्व नोटिस देकर के राज्यसभा में शुरुआत की जा सकती है, राज्यसभा में शुरुआत की जा सकती है। और लेकिन व्यवहार में यह है कि प्रस्ताव राज्यसभा में लाया जाता है, 50 सदस्य का समर्थन चाहिए ऐसे प्रस्ताव के लिए, लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। और जब ये संकल्प, ये प्रस्ताव पेश किया जाएगा तो यदि राज्यसभा के तत्कालीन कुल सदस्यों, समस्त सदस्यों, तत्कालीन कुल सदस्यों के बहुमत से पारित हो तो लोकसभा सहमत हो तो उपराष्ट्रपति पद से हटा दिया जाएगा। उपराष्ट्रपति पद से हटा दिया जाएगा। अब यहाँ हटाने का एक नया तरीका है। इतनी बात तो ठीक है कि भाई 14 दिन की नोटिस हो गई और 50 सदस्यों का समर्थन हो गया, सब तो ठीक है, ऐसे पेश किया जाएगा। लेकिन केवल राज्यसभा में पेश किया जाएगा। राष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव कहीं भी आ सकता था, लोकसभा राज्यसभा कहीं भी, लेकिन उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव केवल राज्यसभा में लाया जाएगा, लोकसभा में नहीं लाया जा सकता। ये अंतर, पहली बात। दूसरी बात, अब राज्यसभा में इसे कैसे पारित किया जाएगा? जहां एक नए तरीके का बहुमत है। अभी तक हम लोगों ने साधारण बहुमत, विशेष बहुमत, सिंपल मेजॉरिटी, स्पेशल मेजॉरिटी पढ़ी है। अब यहां पर इफेक्टिव मेजॉरिटी है, वास्तविक बहुमत है। वास्तविक बहुमत से पारित कर दिया जाए तो लोकसभा में भेजा जाएगा। अब ये क्या होता है, समझो इसे। इसका मतलब ये है, ये कह रहा है यदि राज्यसभा के तत्कालीन कुल सदस्यों के बहुमत, अब तत्कालीन कुल सदस्यों का बहुमत क्या होता है? तत्कालीन कुल सदस्यों का बहुमत क्या होता है? मान लो जैसे राज्यसभा में वर्तमान समय में 200, राज्यसभा की टोटल सीट 245 है, इतना तो पता है कि राज्यसभा में टोटल 245 लोग होते हैं। इसे ध्यान से सुन लेना, ध्यान से समझना। अब ये कह रहा है कि तत्कालीन कुल सदस्य, तो तत्कालीन सदस्य का मतलब क्या हुआ? तत्कालीन सदस्य का मतलब ये हुआ कि मान लो 245 सीटें तो होती हैं राज्यसभा में, लेकिन इन 245 सीटों में से हमने मान लिया कि 15 सीटें खाली हैं, जो वैकेंट है वो 15 सीटें हैं, वी फॉर रिक्त, खाली हैं, 15 सीटें खाली हैं, 15 सीटों पर कोई नहीं है, 245 में से 15 सीटों पर कोई नहीं है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि राज्यसभा के कुल सदस्य कितने हैं, कितने होते हैं, राज्यसभा के कुल सदस्य कितने होते हैं, तो आप कहोगे 245। अगर आज मान लो 15 सीटें खाली हैं, तो मैं आपसे पूछूं कि राज्यसभा में तत्कालीन सदस्य कितने हैं, यानी आज कितने सदस्य हैं, तो आप कहोगे 245 में से 15 माइनस कर देंगे, आज 230 हैं, आज 230 हैं। मान लो मैं पूछूं कि आज से 6 महीने पहले राज्यसभा में तत्कालीन सदस्य कितने थे, तत्कालीन कुल सदस्य कितने थे? वैसे तो कुल सदस्य 245 होते हैं, लेकिन 6 महीने पहले जितनी वैकेंसी थी, मान लो 6 महीने पहले 20 वैकेंसी थी, तो आप कहोगे 245 में से 20 घट जाएंगे, 225 लोग थे तत्कालीन राज्यसभा में, 225 लोग थे। तो यहां तत्कालीन कुल सदस्य का मतलब यह हुआ कि जितनी वैकेंसी खाली है उसको माइनस करके जितने सदस्य बचे। इसको ऐसे ही समझो, जैसे मान लो हमने कहा कि क्लास में कुल 100 बच्चे हैं, एग्जाम्पल के तौर पर हमने कहा क्लास में कुल 100 बच्चे हैं। हमने आपसे पूछा भाई क्लास में कुल कितने बच्चे हैं, कुल कितने बच्चे हैं, तो आपने कहा सर 100 हैं। हमने पूछा आज कितने हैं,
क्लास में आज कुल कितने बच्चे हैं। अब मान लो बारिश हो रही है या वाटर लॉगिंग हो गई, इन कारणों से कुछ बच्चे नहीं आए, मान लो 100 में से 40 बच्चे नहीं आए, बहुत बारिश हो रही है, 60 आसपास रहते हैं पहुंच गए, तो हमने पूछा आज कुल कितने बच्चे हैं, तो आप कहोगे आज तो 100 में से 40 नहीं आए हैं, यानी आज तो 60 ही हैं। आज बच्चों की कुल संख्या 60 ही है, आज बच्चों की कुल संख्या 60 ही है, क्यों, क्योंकि 40 नहीं आए, वैसे तो कुल 40 हैं। ऐसे ही राज्यसभा में कुल 245 हैं, लेकिन यहां शब्द जुड़ा है तत्कालीन, यानी तत् मतलब उस कालीन मतलब समय में, उस समय में कुल सदस्य कितने हैं। तत्कालीन मतलब उस समय में, किस समय में, जिस समय ये प्रस्ताव लाया जा रहा है, जिस समय ये प्रस्ताव पारित किया जा रहा है। तो तत्कालीन यानी उस समय में कुल सदस्य कितने हैं, तो उस समय में कुल सदस्य उतने होंगे जितने लोग नहीं आए होंगे, जितनी वैकेंसी होगी उसको माइनस कर देंगे। तो भाई चलो माइनस कर दिया, तो तत्कालीन कुल सदस्य हो गए 245 में से 15, ये हो गया 230। ये बात समझ में आ गई, ये बात समझ में आ गई। अब ये कह रहे हैं कि तत्कालीन कुल सदस्यों के बहुमत से पारित हो। बहुमत कैसे निकालते हैं, बहुमत निकालते हैं आधे से एक ज्यादा। परिवार में 10 लोग हैं, हमने कहा भाई कोई भी निर्णय बहुमत से ले लो, तो आप कहेंगे 6 लोग जिस बात पर सहमत हो जाए वो बहुमत का निर्णय होगा। 5 + 1 10 का आधा 5, उसमें एक जुड़ जाएगा 5 + 1 6। तो तत्कालीन कुल सदस्य का मतलब हो गया 230। अब इन तत्कालीन कुल सदस्यों के बहुमत का मतलब हो गया, तत्कालीन कुल सदस्यों के बहुमत का मतलब हो गया 230/2 + 1, यानी ये हो गया 116 जो भी है गणना में। तो इसको तत्कालीन कुल सदस्यों के बहुमत कहते हैं। तो अगर राज्यसभा, जबकि देखो राष्ट्रपति में कैसे पारित होता था, राष्ट्रपति में पारित होता था कुल सदस्यों का 2/3, राष्ट्रपति में पारित होता था कुल सदस्यों का 2/3, यहां उपराष्ट्रपति में पारित हो रहा है तत्कालीन कुल सदस्यों के आधे से एक ज्यादा ना। बहुमत में अंतर है पारित करने के। आपातकाल लागू करने में, राष्ट्रीय आपातकाल लागू करने में कैसे बहुमत तय करते थे, विशेष बहुमत, दोहरा बहुमत, यानी उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत जो उस सदन के कुल सदस्यों के बहुमत से कम ना हो। हर जगह अलग अलग बहुमत प्रयोग होता है, हर जगह हमने बहुमत को अलग अलग समझा है, इसलिए अलग अलग एक जगह उदाहरण के साथ समझा है, इससे याद रहेगा। एक साथ पढ़ लेने से फिर नहीं क्लियर रह पाता, घालमेल हो जाता है, अलग अलग पढ़ने से क्लैरिटी रहती है। फिलहाल एक साथ जितना हमने पढ़ा दिया है सारे बहुमत आप रिवाइज भी कर सकते हो। बहुमत पर छोटे छोटे वीडियोस हमने अलग से डाल रखे हैं, कभी डाउट हो तो उसको भी सुन सकते हो। तो तत्कालीन कुल सदस्यों के बहुमत से पारित किया जा सकता है। अब तत्कालीन कुल सदस्यों के बहुमत से पारित हो गया, यानी इस बहुमत से पारित हो गया तो ठीक, नहीं हो पाया तो नहीं जाएगा, यहीं खत्म हो जाएगा। पारित हो गया तो लोकसभा में भेजा जाएगा, लोकसभा में भेजा जाएगा। और ये कह रहा है और लोकसभा सहमत हो। अब लोकसभा के सहमत होने का मतलब क्या है भाई, कॉन्स्टिट्यूशन की भाषा यही है, और लोकसभा इससे सहमत हो। तो लोकसभा सहमत हो, जहां भी सहमत होने का मतलब होता है, समर्थन का मतलब होता है किसी सदन के, लोकसभा राज्यसभा किसी के सहमत होने या समर्थन की अगर बात होती है तो इसका मतलब होता है उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के आधे से एक ज्यादा। तो लोकसभा सहमत हो अर्थात, अर्थात ये अर्थात का चिन्ह है, अर्थात साधारण बहुमत द्वारा। ये बात कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखी है कि साधारण बहुमत से पारित होगा, ये बात कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखी है कि साधारण बहुमत से पारित होगा। कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि लोकसभा सहमत हो इससे, कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि इससे लोकसभा सहमत हो, लेकिन इसका अर्थ यही है कि लोकसभा अपनी सहमति या असहमति साधारण बहुमत से देती है, सिंपल मेजॉरिटी से देती है। साधारण बहुमत हम लोगों ने पढ़ा था, साधारण बहुमत का मतलब हमने क्या पढ़ा था, साधारण बहुमत में हमने पढ़ा था जैसे राष्ट्र प्रशासन, वित्तीय आपात, ये सब साधारण बहुमत से लागू होते हैं। राष्ट्रीय आपात साधारण बहुमत से वापस लिया जा सकता है, तो ये सब साधारण बहुमत हम लोगों ने पढ़ा, यहाँ प्रयोग होता है। तो साधारण बहुमत का आशय है कि जितने लोग उपस्थित हैं और मतदान में हिस्सा ले रहे हैं, जरूरी नहीं कि उपस्थित हैं केवल, मतदान में भी हिस्सा लें, क्योंकि सदन में उपस्थित हो सकते हैं, मतदान में हिस्सा नहीं भी ले सकते हैं। तो जो लोग सदन में उपस्थित हैं और मतदान में हिस्सा ले रहे हैं उनके आधे से एक ज्यादा, उनके आधे से एक ज्यादा, तो ये हो जाएगा लोकसभा सहमत हो। तब इसे तब उपराष्ट्रपति को पद से हटाया हुआ मान लिया जाएगा। तो ये उपराष्ट्रपति को हटाने का तरीका है। इसी तरीके से उपराष्ट्रपति पद से हटाया जा सकता है। तो ये उपराष्ट्रपति की नियुक्ति और पदमुक्ति के बारे में प्रावधान है। अब प्रश्न ये उत्पन्न होता है कि अगर उपराष्ट्रपति के पद में रिक्ति हो जाए, पद खाली हो जाए, तो क्या होगा, कौन बनेगा उपराष्ट्रपति? ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं बताया गया है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं बताया गया है। तो अब लिखाऊंगा नोट आपको, लिखो एक एक पॉइंट लिखो, फिर समझाता हूं। लिखो पहला पॉइंट, लिखो नोट में, लिखो पहला पॉइंट, नोट करके लिखो पहला पॉइंट। यदि उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हो, यदि उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हो तो यथाशीघ्र, जितनी जल्दी हो सके यथाशीघ्र नए उपराष्ट्रपति के लिए चुनाव कराया जाएगा। तो यथाशीघ्र नए उपराष्ट्रपति के लिए चुनाव कराया जाएगा, तो यथाशीघ्र नए उपराष्ट्रपति के लिए चुनाव कराया जाएगा। अब लिखो ब्रैकेट में लिखो, इसी में यहां 6 माह की अवधि का वर्णन नहीं है। जैसे राष्ट्रपति के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, राष्ट्रपति के विषय में हम लोगों ने पढ़ा कि भाई राष्ट्रपति का पद खाली हो तो 6 महीने के भीतर चुनाव होना चाहिए। उपराष्ट्रपति के लिए 6 महीने की अवधि का वर्णन नहीं है, ध्यान रखना। प्री में जब ऑप्शन रहते हैं तो वहां कंफ्यूज होने की गुंजाइश रहती है, इसलिए इसको अलग से नोट में करके लिखा दे रहा हूं जिससे कंफ्यूजन की गुंजाइश ना रहे। तो लिखो यथाशीघ्र चुनाव कराया जाएगा, ब्रैकेट में लिखो यहां 6 माह की अवधि का वर्णन नहीं है, यहां 6 माह की अवधि का वर्णन नहीं है। अगला पॉइंट लिखो, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, जब उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हो, जब उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हो तो संविधान के अनुसार, तो संविधान के अनुसार उपराष्ट्रपति के रूप में, उपराष्ट्रपति के रूप में किसी के कार्य करने का प्रावधान वर्णित नहीं है। उपराष्ट्रपति के रूप में किसी के कार्य करने का प्रावधान वर्णित नहीं है।
यानी अगर उपराष्ट्रपति का पद खाली हो जाए तो कौन उपराष्ट्रपति के रूप में काम करेगा, कोई प्रावधान का वर्णन नहीं है, कोई प्रावधान का वर्णन नहीं है। क्यों? कोई काम ही नहीं है। बस केवल राष्ट्रपति के आकस्मिक कृत्यों का निर्वाह करना है, और अगर वो नहीं है तो चीफ जस्टिस कर लेगा राष्ट्रपति के कार्य की जिम्मेदारी, वो हम लोगों ने लिखा है। और रही बात राज्यसभा, तो राज्यसभा में उपसभापति होता है, अगर सभापति नहीं होगा तो उपसभापति भूमिका निभाएगा। कैसे उपसभापति आता है वो हम लोग राज्यसभा में पढ़ेंगे जब चर्चा करेंगे। तो इसलिए अगर पद पर नहीं है, अगर इसका पद अचानक रिक्त हो जाए, तो अचानक रिक्त होने की दशा में मृत्यु हो जाए, त्यागपत्र दे दे, तो कोई भी उपराष्ट्रपति के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा, सीधे उपराष्ट्रपति का चुनाव ही होगा। अगला पॉइंट लिखो, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा होने से पहले, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा होने से पहले, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा होने से पहले नए उपराष्ट्रपति के लिए चुनाव करा लिया जाएगा। नए उपराष्ट्रपति के लिए चुनाव करा लिया जाएगा। तो नए उपराष्ट्रपति के लिए चुनाव हो जाएगा कार्यकाल पूरा होने से पहले। अगला पॉइंट लिखो, कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति पुनर्निर्वाचित हो सकता है, दोबारा निर्वाचित हो सकता है। कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति पुनर्निर्वाचित हो सकता है, दोबारा निर्वाचित हो सकता है, किंतु यह एक परंपरा है, संविधान में इसका वर्णन नहीं है। किंतु यह एक परंपरा है, संविधान में इसका वर्णन नहीं है। किंतु यह एक परंपरा है, संविधान में इसका वर्णन नहीं है। इसका मतलब यह है कि जैसे हम लोगों ने राष्ट्रपति के बारे में लिखा, आर्टिकल 57 कहता है कि राष्ट्रपति दोबारा चुना जा सकता है, तो संविधान में एक अनुच्छेद लिख करके प्रावधान कर दिया गया। उस तरीके से उपराष्ट्रपति के बारे में संविधान में कहीं नहीं लिखा कि वो दोबारा चुना जा सकता है, लेकिन हम लोगों ने यह परंपरा विकसित की है कि दोबारा चुन सकते हैं। जैसे हामिद अंसारी को दोबारा उपराष्ट्रपति चुना गया था, हालांकि वो कभी तिरंगे को सैल्यूट नहीं करते थे, लेकिन फिर भी उन्हें उपराष्ट्रपति दोबारा चुना गया था। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा नहीं है, लेकिन उपराष्ट्रपति दोबारा चुना जा सकता है। अगला पॉइंट लिखो, नोट में ही लिखो, ये सब प्री के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आते हैं तो कंफ्यूजन होता है। अगला पॉइंट लिखो, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, उपराष्ट्रपति को वेतन और भत्ते, उपराष्ट्रपति को वेतन और भत्ते उपराष्ट्रपति के रूप में नहीं दिए जाते। उपराष्ट्रपति को वेतन और भत्ते उपराष्ट्रपति के रूप में नहीं दिए जाते। उसे राज्यसभा के सभापति के रूप में, उसे राज्यसभा के सभापति के रूप में यह सुविधाएं दी जाती हैं। उसे राज्यसभा के सभापति के रूप में, और सभापति भी कैसा है, पदेन है, पूर्णकालिक नहीं है, राज्यसभा के सभापति के रूप में यह सुविधाएं दी जाती हैं। यद्यपि, उसी में लिख लो, यद्यपि वह राज्यसभा का पूर्णकालिक सभापति नहीं है। यद्यपि वह राज्यसभा का पूर्णकालिक, हमेशा रहने वाला पूर्णकालिक सभापति नहीं है। कैसा सभापति है? पदेन है, पद पर रहते हुए सभापति है, हमेशा रहने वाला सभापति नहीं है, तो पूर्णकालिक सभापति नहीं है, पदेन सभापति है। अब लिखो, ये हो गए उपराष्ट्रपति के विषय में कुछ छोटे छोटे पॉइंट। अब लिखो सेवा शर्तें, उपराष्ट्रपति की सेवा शर्तें। सेवा शर्तों में पहला पॉइंट लिखो, वैसा ही है जैसे राष्ट्रपति के बारे में, राष्ट्रपति में 4 थे, यहाँ केवल 2 हैं, यहाँ केवल 2 सेवा शर्तें हैं। लिखो, पहला पॉइंट लिखो, वह संसद या राज्य विधानमंडल के, वह संसद या राज्य विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा। वह संसद या राज्य विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा। वह संसद या राज्य विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा। यदि ऐसा सदस्य उपराष्ट्रपति चुन लिया जाए, यदि ऐसा सदस्य उपराष्ट्रपति चुन लिया जाए, तो यह मान लिया जाएगा, तो यह मान लिया जाएगा कि उसने सदस्यता त्याग दी है। तो यह मान लिया जाएगा कि उसने सदस्यता त्याग दी है। और अगली बात, वह लाभ का कोई पद धारण नहीं करेगा। बस केवल 2 सेवा शर्तें हैं। राष्ट्रपति के बारे में हम लोगों ने 4 पढ़ी थी, यहाँ केवल 2 हैं। ये छोटी छोटी बातें हैं, इनका ध्यान रखना। उपराष्ट्रपति के संदर्भ में प्री से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, कभी कभी मेन में भी छोटे छोटे क्वेश्चन 10-10 नंबर वाले आ जाते हैं। वो राज्यसभा की, अब जैसे इस समय राज्यसभा के सभापति की भूमिका चर्चा में है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि जब अगला सेशन शुरू होगा, विंटर सेशन, अभी तो मानसून सेशन खत्म हो गया, तो जब विंटर सेशन शुरू होगा तो ऐसा मीडिया में चल रहा है कि जगदीप धनखड़ को हटाने का प्रपोजल लाया जाएगा, ऐसा कहा जा रहा है। फिलहाल कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ऐसा होने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी राजनीतिक गलियारों में दबाव बनाने के लिए ये प्रावधान चर्चा में है। तो ये उपराष्ट्रपति के बारे में चर्चा हो गई। अब संघ की कार्यपालिका के जब हम लोग अंग पढ़ रहे थे, तो अंग में हमने पहले पढ़ा राष्ट्रपति, अब पढ़ा उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति की चर्चा बहुत छोटी है। फिर इसके बाद मंत्रिपरिषद, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, आर्टिकल 75, अनुच्छेद 75 काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में वर्णन करता है, मंत्रिपरिषद के बारे में वर्णन करता है। क्या कहता है आर्टिकल 75?
आर्टिकल 75 कहता है कि भाई मंत्रिपरिषद की रचना कैसे की जाएगी, मंत्रिपरिषद की रचना कैसे की जाएगी। अब मंत्रिपरिषद क्या होती है, मंत्रिपरिषद का मतलब मंत्रियों की परिषद, जैसे प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, तो मंत्रिपरिषद में कई सारे मंत्री होते हैं, बहुत सारे मंत्रियों को मिलाकर के मंत्रिपरिषद बनती है। कितने प्रकार के मंत्री होते हैं, कैसे नियुक्त किए जाते हैं, इन्हीं के बारे में हम लोग सबसे पहले चर्चा करने जा रहे हैं। तो मंत्रिपरिषद में सबसे पहला जो प्रावधान है वो है नियुक्ति। नियुक्ति आर्टिकल 75 क्लॉज 1 ये कहता है प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। राष्ट्रपति किसे प्रधानमंत्री बनाएगा, अब ये कहीं नहीं लिखा, ये कहीं नहीं लिखा कि राष्ट्रपति किसे प्रधानमंत्री बनाएगा। प्रधानमंत्री बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, कहीं नहीं लिखा। इन बातों को ध्यान रखना, कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं लिखा प्रधानमंत्री बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं लिखा कि राष्ट्रपति किसे प्रधानमंत्री बनाएगा, बस आर्टिकल 75(1) ये कहता है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा। इसका मतलब यह है कि राष्ट्रपति यहां विवेक से निर्णय ले सकता है कि वो किसे प्रधानमंत्री बनाए, लेकिन यह विवेक संसदीय परंपरा के अनुरूप है। संसदीय परंपरा के अनुरूप है। संसदीय परंपरा क्या है, संसदीय परंपरा यह है कि निचले सदन में, निचला सदन हमारे यहाँ लोकसभा, तो लोकसभा में जिस दल को बहुमत मिलेगा उस दल के नेता को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बनाएगा, ये संसदीय परंपरा है। लेकिन मान लो किसी भी दल के नेता को बहुमत नहीं मिला या किसी भी दल को बहुमत नहीं मिला, तब राष्ट्रपति किसे प्रधानमंत्री बनाएगा, तो यहाँ राष्ट्रपति अपनी मर्जी के अनुसार निर्णय लेगा। सबसे बड़े दल के नेता को प्रधानमंत्री बनने के लिए बुलाए, चुनाव के बाद बने सबसे बड़े गठबंधन के नेता को प्रधानमंत्री बनने के लिए बुलाए, चुनाव के पहले बने सबसे बड़े गठबंधन के नेता को प्रधानमंत्री बनने के लिए बुलाए, राष्ट्रपति किसे प्रधानमंत्री बनने के लिए बुलाएगा, यह उसका विवेक है, यह उसका विवेक है। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति एक तरीके से राष्ट्रपति की मर्जी है, राष्ट्रपति का विवेक है, लेकिन यह विवेक संसदीय परंपरा के अनुरूप है। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ये नहीं बताता कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा, प्रधानमंत्री की योग्यता क्या होगी, कुछ नहीं बताता, ये सब राष्ट्रपति तय करेगा कौन बनेगा। तो ये संसदीय परंपरा के अनुरूप नियुक्त करता है। हमने बताया संसदीय परंपरा यह है कि लोकसभा में जिस दल को बहुमत मिलेगा उस दल के नेता को बनाएगा। अगर किसी दल को नहीं बहुमत मिलता तो फिर विवेक है उसका, विवेकाधीन है, उसके विवेक के अधीन है कि भाई वो किसी को प्रधानमंत्री नियुक्त करे। अब अन्य मंत्री की नियुक्ति, अन्य मंत्री की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी, लेकिन यहां शर्त है, वो है पीएम के परामर्श पर, प्रधानमंत्री के परामर्श पर। प्रधानमंत्री के परामर्श से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति की जाएगी, प्रधानमंत्री के परामर्श से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति की जाएगी। आर्टिकल 75 क्लॉज 1 ये कहता है। अब ये सारे के सारे मंत्री, कितने मंत्री बनाए जाएंगे, कितने मंत्रियों की नियुक्ति करेगा, प्रधानमंत्री तो एक होगा, ये तो तय है, लेकिन प्रधानमंत्री के अलावा कितने मंत्री होंगे, ये बात कॉन्स्टिट्यूशन में बाद में लिखी गई, 2003 में, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थी। प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल मंत्रियों की अधिकतम संख्या, प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की अधिकतम संख्या कितनी होगी, ये जो 1950 में जो कॉन्स्टिट्यूशन लागू किया गया उसमें नहीं लिखा गया था, उसमें नहीं था। ये कब जोड़ा गया, ये जोड़ा गया 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2003 द्वारा। ये प्रावधान 2003 में 91वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था। क्या नंबर तय किया गया, क्योंकि जब हम लोगों ने देखा कि विगत वर्षों में बड़े जंबो मंत्रिमंडल बनते थे, 125 मंत्री बन जाते थे। अब ज्यादा जोगी मठ उजाड़, एक कहावत है, ज्यादा जोगी मठ उजाड़, तो इतने ज्यादा मंत्री हो जाते थे तो क्योस पैदा हो जाता है, क्योंकि अनावश्यक मंत्री बनाए जाते हैं, केवल और केवल शौक के लिए मंत्री बन गए, पैसा बर्बाद कर रहे हैं देश का। भाई मंत्री बनने के बाद तमाम सुविधाएं मिल जाती हैं, केवल देश का पैसा बर्बाद कर रहे हैं, इसीलिए मंत्री बने हुए, कोई मतलब नहीं है। कम मंत्रियों से काम चलाया जा सकता है। हमेशा संगठन का साइज बहुत प्रिसाइज रखना पड़ता है, संयमित रखना पड़ता है। तो प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की अधिकतम संख्या कितनी होनी चाहिए, ये बात तय कर दिया गया कि भाई मंत्री बहुत ज्यादा ना बनाए जाए। तो ये तय कर दिया गया कि लोकसभा की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की जो अधिकतम संख्या है, मंत्रियों की कुल संख्या है, वो लोकसभा की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। मैक्सिमम मंत्री लोकसभा की कुल संख्या के 15% ही होंगे, इससे ज्यादा नहीं हो सकते। जैसे लोकसभा की कुल संख्या है 543, तो प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की संख्या 543 के 15% से ज्यादा नहीं होगी, 81 से ज्यादा नहीं होगी। तो 15% से ज्यादा मंत्री अब नहीं बन सकते। अब कौन कौन मंत्री बनेंगे, क्या क्या मंत्रियों का पद होगा, इसी को पूरा मिलाकर के मंत्रिपरिषद बनता है। इसी आधार पर मंत्री नियुक्त किए जाते हैं। अब कैसे नियुक्त किए जाते हैं, देखो, जो पूरी मंत्रिपरिषद होती है, ये जो पूरा सर्कल है, ये हमने मान लिया ये मंत्रिपरिषद है। अब इसमें सबसे पहले प्रधानमंत्री होगा, दूसरा उप प्रधानमंत्री, यदि है, क्योंकि आवश्यक नहीं कि उप प्रधानमंत्री हमेशा हो, यह आवश्यक नहीं है कि उप प्रधानमंत्री हमेशा हो। समय समय पर रहे, जब पहले प्रधानमंत्री बने तब उप प्रधानमंत्री थे, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे तो उप प्रधानमंत्री थे,
तो समय समय पर उप प्रधानमंत्री रहे हैं। कब और क्यों बनते हैं इसका कोई रूल नहीं है, लेकिन हाँ एक सामान्य रूप से हम लोगों का ये अनुभव है कि जब प्रधानमंत्री पद के ही एक से अधिक दावेदार हो जाते हैं, जब प्रधानमंत्री पद के एक से अधिक दावेदार हो जाते हैं, या एक से अधिक व्यक्ति प्रधानमंत्री जैसी हैसियत रखने वाला व्यक्तित्व रखते हैं, तो फिर एक को प्रधानमंत्री दूसरे को उप प्रधानमंत्री बना देते हैं। जैसे जब पहली बार प्रधानमंत्री का चयन किया गया तो पूरे देश में जो कांग्रेस की कमेटीज थी, समितियां थी अलग अलग प्रांतों में, उनसे नाम मंगाए गए कि भाई तुम लोग चुनो किसको तुम देश का पहला प्रधानमंत्री चुनना चाहते हो। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की 15 कमेटीज थी पूरे देश में, अलग अलग हिस्सों में फैली हुई 15 कमेटीज थी। उन 15 कमेटीज में से 3 कमेटीज ने आचार्य कृपलानी का नाम भेजा कि हम आचार्य कृपलानी को पहला प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं। इन 15 में से 12 कमेटीज ने सरदार पटेल का नाम लिख करके भेजा कि हम सरदार पटेल को पहला प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं। नेहरू का नाम किसी ने लिख के भेजा ही नहीं, किसी ने नहीं लिखकर भेजा। यानी अगर लोकतांत्रिक तरीके से हम प्रधानमंत्री चुनते तो हमारे पहले प्रधानमंत्री सरदार पटेल होते, लेकिन भारत जैसे सबसे बड़े लोकतंत्र का पहला प्रधानमंत्री अलोकतांत्रिक तरीके से चुना गया। मैं क्यों इसे अलोकतांत्रिक तरीका कह रहा हूं, क्योंकि जब कांग्रेस कमेटी की बैठक हुई दिल्ली में, तो जब नामों पर प्रस्ताव आए तो गांधी जी प्रस्ताव देख करके बड़े चिंतित हुए। उन्होंने देखा भाई 15 में से 12 ने तो सरदार पटेल का नाम भेज दिया, 3 ने कृपलानी का, नेहरू का नाम किसी ने भेजा ही नहीं, इसका मतलब नेहरू प्रधानमंत्री नहीं बन सकते। लेकिन गांधी जी नेहरू को ही प्रधानमंत्री देखना चाहते थे, न जाने क्या लगाव था, गॉड नोज। लेकिन उन्होंने जब कांग्रेस कमेटी की बैठक हुई तो उन्होंने सरदार पटेल से कहा और आचार्य कृपलानी से कहा, क्योंकि दो ही लोगों का नाम कांग्रेस के सदस्यों ने आगे बढ़ाया, तो उन्होंने इन दोनों लोगों से कहा कि भाई नाम तो आपका आया है, लेकिन मैं चाहता हूं कि नेहरू प्रधानमंत्री बने, आप लोग अपना नाम वापस ले लीजिए। ये बात बड़ी अटपटी थी, क्योंकि हम डेमोक्रेसी थे, हम विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र बनने जा रहे थे, और पहले ही लोकतांत्रिक परिवेश में हम पहली ही सरकार अलोकतांत्रिक तरीके से चुने। ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं थी, लेकिन गांधी जी की बात सभी मानते थे। नतीजा ये हुआ कि आचार्य कृपलानी ने भी अपना नाम वापस ले लिया और सरदार पटेल ने भी अपना नाम वापस ले लिया। पटेल ने कहा मुझे मंत्रिपरिषद में बने रहने की कोई इच्छा नहीं है, हमारा उद्देश्य इस देश को आज़ादी दिलाना था, हमने आज़ादी पाली है, आज़ादी पाने के बाद अब देश की व्यवस्था ठीक से चले ये देखना हमारी जिम्मेदारी है, हम इस पर काम करते रहेंगे, हमारी महत्वाकांक्षा नहीं है कि हम प्रधानमंत्री बने। लेकिन गांधी जी ने लॉबिंग की नेहरू के पक्ष में। उन्होंने लॉबिंग में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उन्होंने दोनों लोगों को नाम लेने के लिए विवश कर दिया, दोनों लोगों ने अपना नाम वापस ले लिया और नेहरू को गांधी ने प्रधानमंत्री के रूप में अपॉइंट कर दिया। इस तरीके से हमारे देश का पहला प्रधानमंत्री चुना गया, यानी विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र का पहला प्रधानमंत्री अलोकतांत्रिक तरीके से चुना गया। लेकिन अब चूंकि पटेल का जो व्यक्तित्व था वो नेहरू से ज्यादा प्रभावी था, नेहरू से ज्यादा इफेक्टिव था पूरे देश की राजनीति में, पूरे देश की राजनीति, विदेश को छोड़ दीजिए, विदेशों में नेहरू की ज्यादा चलती थी, क्योंकि वो सारी बातें आप जानते हैं, वो मैं बताना नहीं चाहता। तो लेकिन देश के भीतर सरदार पटेल सबसे लोकप्रिय नेता बनकर उभरे। इसलिए गांधी जी को लगा कि अगर सरदार पटेल ने मंत्रिमंडल में शामिल न रहने का निर्णय लिया कि अगर मैं मंत्रिमंडल में शामिल नहीं होऊंगा तो कहीं ऐसा ना हो कि देश में विद्रोह हो जाए नेहरू के खिलाफ, कहीं ऐसा ना हो कि देश में नेहरू के खिलाफ विद्रोह हो जाए। तो गांधी जी ने सरदार पटेल से कहा कि भाई तुम मंत्रिपरिषद मत छोड़ो, तुम मंत्रिपरिषद में बने रहो, क्योंकि तुम्हें देश की जरूरत, देश को तुम्हारी जरूरत है और तुम्हें उप प्रधानमंत्री का पद दिया जाएगा, तुम गृह मंत्रालय देखोगे, तुम इस देश के राज्यों के मामलों को देखो, ये जिम्मेदारी तुम निभाओ। भाई गांधी जी की बात सभी मानते थे, इसलिए गांधी जी की बात मान ली गई और सरदार पटेल उप प्रधानमंत्री बन गए। बेचारे प्रधानमंत्री बनते बनते रह गए और नेहरू जिनके प्रधानमंत्री बनने की कोई गुंजाइश नहीं थी, वो किस्मत के नाते प्रधानमंत्री बन गए, गांधी जी के नाते प्रधानमंत्री बन गए। तो इस तरीके से हमने पहली सरकार चुनी। तरीका ठीक बिल्कुल नहीं था, इसलिए क्योंकि हमें लोकतांत्रिक मर्यादाएं विकसित करनी थी, हमें लोकतांत्रिक परंपराएं विकसित करनी थी और हमें लोकतांत्रिक मर्यादा को आगे बढ़ाना था। लेकिन गांधी जी ने लोकतांत्रिक मर्यादा को आगे बढ़ाने के बजाय नेहरू का नाम आगे बढ़ा दिया। क्यों, कैसे, सब इतिहास में छुपी हुई बातें हैं, लोग इसके लिए अलग अलग तथ्य देते हैं, तर्क देते हैं। जो लोग गांधी जी के समर्थक हैं, अच्छे समर्थक हैं, वो अच्छे तर्क गढ़ते हैं, जो गांधी जी के अच्छे समर्थक नहीं हैं वो अच्छे तर्क नहीं गढ़ते हैं, इसकी अपनी अलग अलग बातें हैं, अपने अलग अलग तथ्य हैं। हकीकत क्या है, वो गांधी जी के दिल में छुपी थी, वो बात वो गांधी जी के साथ खत्म हो गई। अब तर्क अपने अलग अलग हैं, उन तर्कों के आधार पर हमने बताया कि जब हम पॉजिटिव सोचते हैं तो पॉजिटिव तर्क गढ़ लेते हैं, जब हम किसी चीज़ के बारे में नेगेटिव सोचते हैं तो नेगेटिव तर्क गढ़ लेते हैं। बात इतनी सी है, तो मैं उन तर्कों पर नहीं जा रहा हूँ। तो प्रधानमंत्री और उप प्रधानमंत्री, अब जो प्रधानमंत्री के बाद उप प्रधानमंत्री रेगुलर ऑफिस नहीं है, इरेगुलर ऑफिस है, कभी कभी उत्पन्न होता है। इसके बाद जो तीसरा महत्वपूर्ण ऑफिस है वो है कैबिनेट मंत्री। अब देखो ये सारे जो नाम है ना, ये ब्रिटिश परंपरा से लिए गए हैं। प्राइम मिनिस्टर कहते हैं प्रधानमंत्री को, आप जानते हो। कैबिनेट मिनिस्टर को कैबिनेट मंत्री ही कहते हैं, इंग्लिश में भी कैबिनेट मिनिस्टर है, कैबिनेट मिनिस्टर है। हिंदी में इसको मंत्रिमंडल मंत्री कहते हैं, मंत्रिमंडल स्तर का मंत्री, मंत्रिमंडल स्तर का मंत्री कहते हैं कैबिनेट मंत्री को। वैसे कैबिनेट ही कहें तो ज्यादा अच्छा है, या फिर कभी कभी इसको कबीना मंत्री भी कहते हैं। वैसे मैं इस शब्द का प्रयोग नहीं करता, मैं इस शब्द का प्रयोग इसलिए नहीं करता क्योंकि अगर कहीं टंग स्लिप कर गई तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। तो लेकिन कहीं कहीं आपको किताबों में कबीना मंत्री लिखा मिलेगा, टंग को ध्यान से इस्तेमाल करना है यहाँ पर, क्योंकि अगर टंग स्लिप कर गई तो अर्थ का अनर्थ होने में देर नहीं लगेगी। तो ये कैबिनेट मंत्री होते हैं, प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्री। इसके अलावा जो अन्य मंत्री हैं कैबिनेट मंत्री के बाद, राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, इंडिपेंडेंट चार्ज। इसके बाद होता है राज्य मंत्री,
यानी मिनिस्टर ऑफ स्टेट, एमओएस, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, एमओएस। इसके बाद होता है उप मंत्री यानी डिप्टी मिनिस्टर। ये पूरी मंत्रिपरिषद है। इतने तरीके के मंत्री होते हैं। अब इतने तरीके के मंत्री क्या कैसे करते हैं इसको समझो ध्यान से। देखो, जब मंत्रालय बढ़ता है, जैसे अभी जून में ये सारे जून में लोकसभा का इलेक्शन का रिजल्ट आया, इलेक्शन का रिजल्ट आने के बाद नए नए मंत्री सारे चुने हैं। अब जब नए नए मंत्री सारे चुने गए हैं तो इसी कैटेगरीज में ये सारे मंत्री बनाए गए हैं। तो इस कैटेगरीज में जो मंत्री बनाए गए हैं, आप देखो, उप प्रधानमंत्री तो है नहीं हमारे यहाँ, प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री के बाद कैबिनेट मंत्री है सीधे, और कैबिनेट मंत्री के बाद राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार है। तो जो कैबिनेट मंत्री होते हैं और राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार होते हैं, ये दोनों ये मंत्रालय के मुखिया होते हैं, मंत्रालय के प्रमुख होते हैं, अध्यक्ष होते हैं। कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दोनों किसी न किसी मंत्रालय के प्रमुख होते हैं। जैसे गृह मंत्रालय का प्रमुख गृह मंत्री, रक्षा मंत्रालय का प्रमुख रक्षा मंत्री, वित्त मंत्रालय का प्रमुख वित्त मंत्री। तो ये सब हमेशा कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, हमेशा। इसके अलावा जैसे महिला एवं बाल विकास मंत्री, तो राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार है, वो मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज है, वो कैबिनेट मंत्री नहीं है। कौन कैबिनेट मंत्री बनेगा, किस मंत्रालय को कैबिनेट मंत्रालय का दर्जा दिया जाएगा, किसको नहीं दिया जाएगा, ये सब कुछ प्रधानमंत्री तय करता है। क्यों ऐसा करता है? ऐसा इसलिए करता है क्योंकि ये जो छोटा सा निकाय है, ये जो छोटा सा निकाय है जो कैबिनेट मिनिस्टर से मिलकर के बनता है, प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्रियों से मिलकर के बनता है, इस छोटे से निकाय को कहते हैं कैबिनेट। इसको मंत्रिमंडल कहते हैं, इंग्लिश में भी कैबिनेट कहते हैं। ये छोटा सा निकाय है कैबिनेट, ये मंत्रिमंडल है। और ये जो पूरी बॉडी है, ये जो पूरी संरचना है, ये पूरी संरचना कहलाती है मंत्रिपरिषद, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ये जो पूरी बॉडी है सभी मंत्रियों को मिलाकर के, ये मंत्रिपरिषद है, ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, बड़ा निकाय है। संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में इसी मंत्रिपरिषद की बात की गई है। और ये जो छोटा सा निकाय है, छोटा सा समूह है जिसमें केवल कैबिनेट दर्जे के मंत्री शामिल हैं, इसको हम लोग कैबिनेट कहते हैं, मंत्रिमंडल कहते हैं। ये ब्रिटिश परंपरा से हमने अपनाया है, ब्रिटिश परंपरा के अनुरूप हमने इसको ग्रहण किया है। क्यों हमने किस तरीके से ग्रहण किया है, उसके पीछे रीजन ये है कि जब प्रधानमंत्री निर्णय लेता है तो कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार पूरी मंत्रिपरिषद की बैठक बुलानी चाहिए और पूरी मंत्रिपरिषद की बैठक बुला करके निर्णय लेना चाहिए। लेकिन अब मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या तो हमने 2003 में तय किया कि भाई 15% से ज्यादा नहीं होगी। अब 60-65 मंत्री बनाए जाते हैं, ज्यादा से ज्यादा 70, वैसे तो 80 तक बनाए जा सकते हैं। तो अब मंत्रिपरिषद की सदस्य संख्या हम कम रखते हैं, लेकिन पहले तो बहुत थी और बीच बीच में तो 100-125 तक मंत्री बन गए हमारे यहाँ। तो अब इतने मंत्रियों को बैठा करके एक साथ निर्णय लोगे तो व्यवहार में संभव नहीं है, एक बात। दूसरी बात, हमें ऐसे लोगों को भी मंत्री पद देना पड़ता है जो गंभीर प्रकृति के नहीं है, जिनका गंभीर व्यक्तित्व नहीं है, जिनके पास बहुत अच्छी योग्यता नहीं है, जो बहुत क्वालिफाइड नहीं है। हमें ऐसे भी लोगों को मंत्री पद देना पड़ता है, चाहे एक दल की सरकार हो, चाहे अलग अलग दलों की सरकार हो, गठबंधन की सरकार हो। क्यों? क्योंकि मंत्री पद देने में हमें तमाम तरीके के समीकरण एडजस्ट करने पड़ते हैं। भाई साउथ से भी कोई मंत्री बन जाए, नॉर्थ ईस्ट से भी बन जाए, नॉर्थ से भी बन जाए, मिडिल से भी बन जाए, वेस्ट से भी बन जाए, अनुसूचित जातियों वाला भी हो, महिलाएं भी हो, सब पिछड़े वर्ग भी हो, सब शामिल हो। अब इन सारी बातों के एडजस्टमेंट में ये आवश्यक नहीं रह जाता कि हमेशा उसी व्यक्ति को मंत्री बनाया जाए जो योग्य हो, क्योंकि तरह तरह के कैलकुलेशन काम करते हैं। इसके अलावा यह भी देखना होता है कि भाई जो दल के बड़े सक्रिय कार्यकर्ता हैं और दल में बड़े पुराने लोग हैं, सीनियर लोग हैं, उनको भी मंत्रिपरिषद में जगह दी जाए, वरना वो नाराज हो जाएंगे। नए लोग भले ही बहुत ज्यादा योग्य हों। फिर तरह तरह के इक्वेशंस होते हैं, तरह तरह की दलीय बाध्यताएं होती हैं, क्षेत्र संबंधी बाध्यताएं होती हैं। वैसे तो प्रधानमंत्री स्वतंत्र है मंत्रियों का चयन करने में, लेकिन वह पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं है। वो इन सारी बातों का ध्यान रखते हुए मंत्रियों का चयन करता है। और इन मंत्रियों के चयन में जरूरी नहीं कि सब मंत्री योग्य हों, और मंत्रियों की संख्या बहुत ज्यादा बनानी भी पड़ती है। लेकिन निर्णय लेने के लिए, देश के लिए गंभीर निर्णय लेने के लिए तो चुनिंदा लोग होने चाहिए, कम लोग होने चाहिए, जिनके पास अच्छी योग्यता हो, अच्छी समझ हो, देश के हित के बारे में, लोक हित के बारे में व्यापक गहन समझ हो। ऐसे लोग होने चाहिए, तभी प्रभावी तरीके से निर्णय लिया जा सकता है, तभी बेहतर निर्णय लिया जा सकता है। तो अब निर्णय कैसे लिया जाए, इसके लिए ब्रिटिश परंपरा है कि प्रधानमंत्री एक छोटा सा निकाय बनाता है, उस निकाय को कैबिनेट कहते हैं। कैबिनेट में केवल कैबिनेट दर्जे के मंत्री शामिल होते हैं, जिनको कैबिनेट दर्जा दिया जाता है उन्हीं को शामिल किया जाता है। किस मंत्रालय को कैबिनेट दर्जा मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा, ये प्रधानमंत्री का विवेक होता है। जैसे जो महत्वपूर्ण मंत्रालय होते हैं, गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, विदेश मंत्रालय इत्यादि, ये सब कुछ महत्वपूर्ण मंत्रालय होते हैं, ये हमेशा कैबिनेट मंत्रालय होते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री ऐसे पदों पर अच्छे लोगों को आसीन करता है और वो चाहता है कि निर्णय प्रक्रिया में ये सब लोग शामिल रहें, जिससे देश के लिए और लोगों के लिए अच्छे निर्णय लिए जा सकें, योग्य निर्णय लिए जा सकें। तो कैबिनेट मंत्री चुनने में वो बड़ी सावधानी अपनाता है प्रधानमंत्री। इसीलिए कैबिनेट का एक छोटा निकाय अपनाया गया है। और ब्रिटिश परंपरा यह है कि ब्रिटेन में कभी मंत्रिपरिषद की बैठक नहीं बुलाई जाती, हमेशा कैबिनेट की बैठक बुलाई जाती है। इसी परंपरा के अनुसार भारत में भी यह परंपरा विकसित कर ली गई परंपरा है कि हम भी मंत्रिपरिषद की बैठक कभी नहीं बुलाते। हमारे यहाँ भी केवल और केवल कैबिनेट की बैठक बुलाई जाती है, और कैबिनेट की बैठक में केवल और केवल कैबिनेट मंत्रियों को बुलाया जाता है। इससे प्रधानमंत्री जिन लोगों को निर्णय प्रक्रिया में कैबिनेट की बैठकों में शामिल नहीं करना चाहता, उनसे मुक्ति पा लेता है, क्योंकि उनको राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार का दर्जा दे देता है। जैसे एक एग्जांपल आपको दें, इसका बड़ा अच्छा एग्जांपल है। जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे तो जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी है, नामी है तो नहीं, शरद पवार वाली, तो भ्रष्टाचार और अपराधीकरण में उनके हाथ कितने डूबे हैं ये बताना बड़ा कठिन है, इसका इतिहास लिखना बड़ा कठिन है। लेकिन हमारे देश में कानूनी व्यवस्था इतनी लचर है कि सब कानून की कमजोरियों का लाभ उठा करके बच जाते हैं। ये कहा जाता है कि एन वोहरा कमेटी की जो रिपोर्ट आई थी, उस कमेटी में जो ये सिफारिश दी गई थी, ये कहा गया था कि हमारे देश में मंत्रियों, नेताओं, इन सब के अंतर्राष्ट्रीय माफियाओं के साथ लिंक है,
ये इन्हीं के तथ्य और भी इनसे जुड़े हुए तमाम तथ्यों को ध्यान में रख करके ये सिफारिश की गई थी। लेकिन फिलहाल राजनीति में सारी गड्ढमड्डी चीजें चलती हैं। एनीवे, वो बातें पर्दे के पीछे हैं, क्योंकि एन वोहरा समिति ने आज तक एन वोहरा समिति ने जो नाम दिए थे कि कौन कौन राजनेता हैं, कौन कौन मंत्री हैं, कौन कौन IAS IPS अधिकारी हैं जिनके माफियाओं और अंतर्राष्ट्रीय माफियाओं आतंकियों से लिंक हैं, वो सारी रिपोर्ट नष्ट कर दी गई है, वो सारी लिस्ट नष्ट कर दी गई है। वो लिस्ट हमारे पास उपलब्ध नहीं है, केवल वोहरा कमेटी की रिपोर्ट उपलब्ध है। यानी हमारे पास केवल ये जानकारी उपलब्ध है कि मंत्रियों के, राजनेताओं के अंतर्राष्ट्रीय अपराधियों, आतंकियों से संबंध रहे हैं। हम केवल इतना जानते हैं, किसके, ये नाम हमको आज तक पता नहीं है। हालांकि इतनी समझ तो हमें भी है, इतने समझदार तो हम भी हैं कि जब कमेटी रिपोर्ट देती है तो उस रिपोर्ट के पीछे वास्तविक तथ्य क्या होते हैं। इसीलिए मैंने कहा नाम है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, लेकिन राष्ट्रवादी शब्द गायब है, बाकी आप सुन सकते हो। एनीवे, तो फिलहाल वो सरकार में शामिल थे, मनमोहन सिंह सरकार में शामिल थे। उनकी ओर से प्रफुल्ल पटेल को मंत्री बनाने के लिए नामित किया गया, क्योंकि गठबंधन की सरकारें बनती हैं तो हर दल के लोग शामिल होते हैं। अब मनमोहन सिंह प्रफुल्ल पटेल को कैबिनेट मंत्री नहीं देना चाहते थे, कैबिनेट मंत्री का पद नहीं देना चाहते थे। वो चाहते थे कि जब कैबिनेट की बैठकें हो तो प्रफुल्ल पटेल ना आवे। लेकिन अब प्रफुल्ल पटेल अड़े थे कि हमको उड़ने वाला मंत्रालय चाहिए, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन चाहिए, उड्डयन मंत्रालय चाहिए, मैं उड़ना चाहता हूं। मनमोहन सिंह ने बड़े सारे मंत्रालय ऑफर किए, एनसीपी ने, और उन्होंने मना कर दिया, बोले ना, मुझे चाहिए तो केवल यही मंत्रालय चाहिए, उसके अलावा नहीं चाहिए। अब उड्डयन मंत्रालय कैबिनेट मंत्री को दिया जाता था, हमेशा हमेशा कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिलता था। मनमोहन सिंह नहीं चाहते थे कि इनको कैबिनेट में शामिल करें, मंत्रिपरिषद में रहे, कैबिनेट में ना रहे। जब प्रफुल्ल, अब चूंकि मिली जुली सरकार थी, गठबंधन की सरकार थी, तो समर्थन भी जरूरी था, इसलिए उनको शामिल करना भी जरूरी था। तो मनमोहन सिंह ने इसका रास्ता निकाला, उन्हें उड़ने वाला मंत्रालय दे दिया, उड़ो, उड्डयन मंत्रालय उन्हें दे दिया। लेकिन उड्डयन मंत्रालय को, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन को कैबिनेट मंत्रालय का दर्जा नहीं दिया, यानी वो कैबिनेट मंत्री नहीं कहलाए, उन्हें दे दिया गया राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज। तो वो राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बने रहे, लेकिन वो उड्डयन मंत्रालय के मुखिया थे। जबकि आज वर्तमान समय में जो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन है, उड्डयन मंत्रालय है, वो कैबिनेट मंत्रालय है, वो कैबिनेट मिनिस्ट्री है। तो मैंने ये एग्जाम्पल आपको इसलिए दिए जिससे आप ये समझ सको कि यहाँ कोई सेट प्रैक्टिस नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन में तो लिखा ही नहीं है कि मंत्रिपरिषद की रचना कैसे होगी, परंपरा हमने अपनाई है, इस परंपरा में भी कहीं कोई निर्धारित मापदंड नहीं है। ये प्रधानमंत्री की सुविधा के अनुसार मंत्रिपरिषद की रचना में फेरबदल होता है, किसको कैबिनेट मंत्री बनाएगा, किसको राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बनाएगा, ये सब उसकी मर्जी पर निर्भर है, उसकी इच्छा पर निर्भर है। फिलहाल किसी मंत्रालय का मुखिया केवल 2 को ही बनाया जा सकता है, कैबिनेट मंत्री को और राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार को, अन्य किसी को नहीं। कैबिनेट मंत्री का मतलब यह है कि वो कैबिनेट की बैठकों में भाग लेगा, और राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार का मतलब यह है कि वो कैबिनेट की बैठकों में भाग नहीं लेगा। हालांकि कभी कभी बुलाया भी जा सकता है, लेकिन एक्सेप्शन है, बुलाया नहीं जाता। अब एक बात और समझो, जैसे मैंने लिखा कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, तो ये दिमाग में सवाल मत उत्पन्न करना कि राज्य मंत्री का मतलब ये राज्यों से आते हैं क्या। ऐसा नहीं है, सभी राज्य से आते हैं, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे कैबिनेट मंत्री हो, सब किसी न किसी राज्य से ही आते हैं, कोई आसमान से नहीं टपकता, हर कोई किसी न किसी राज्य से आता है। तो यहां राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार लिखने का मतलब ये नहीं है कि वो राज्य से आता है किसी, ना, बिल्कुल नहीं है। ये केवल पद नाम है, संज्ञा है, केवल नाउन है, इसका कोई अर्थ नहीं निकाल सकते हम। जैसे किसी का नाम लिख दिया हमने, राम नयन मिश्र, राम नयन सिंह, कुछ भी लिख दिया ना, राम नयन, तो अब इसका अर्थ यह नहीं निकालेंगे कि भगवान राम की आंख है, ये अर्थ नहीं निकालेंगे ना, बस राम नयन नाम है, संज्ञा है। तो ठीक उसी तरीके से यहाँ राज्य मंत्री एक नाउन है, एक संज्ञा है, ब्रिटिश परंपराओं से लिया गया है, ब्रिटिश परंपराओं से लिया गया है, इसलिए ये केवल संज्ञाएं हैं, इसके पीछे कोई अर्थ छिपा हुआ नहीं है। हमने उन परंपराओं को एज इट इज कॉपी पेस्ट कर लिया, हमने दिमाग लगा के उसको अपने हिसाब से चेंज नहीं किया, इतनी गलती है हमारी। तो कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। अब इसके अलावा जो अन्य मंत्री हैं, ये दोनों तो किसी मंत्रालय के मुखिया हो गए। जो राज्य मंत्री और उप मंत्री होते हैं, ये मंत्रालय के प्रमुख नहीं होते, ये किसी मंत्रालय के प्रमुख नहीं होते, इन्हें किसी मंत्रालय का प्रभार नहीं दिया जाता, इन्हें किसी मंत्रालय का मुखिया नहीं बनाया जाता, बल्कि ये अधीनस्थ मंत्री होते हैं, सबऑर्डिनेट मिनिस्टर होते हैं। ये अधीनस्थ मंत्री होते हैं, सबऑर्डिनेट मिनिस्टर होते हैं। अधीनस्थ मंत्री का मतलब है, सबऑर्डिनेट मिनिस्टर का मतलब है कि जो हमेशा अधीनता में काम करेंगे, किसी के नीचे काम करेंगे। तो राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, स्वतंत्र प्रभार, चूंकि राज्य मंत्री 2 पद हैं, राज्य मंत्री के नाम से 2 पद हैं, क्यों, कोई रीजन नहीं है, ब्रिटिश परंपरा है, बिना दिमाग के हमने इस्तेमाल कर लिया है। पहले मैं बता रहा हूं कि बिना दिमाग के हम लोगों ने, पहली सरकार ने बिना दिमाग के इसको इस्तेमाल कर लिया है, और बिना दिमाग के हमने इसको बना रखा है, वरना इसमें नामकरण में हम चेंज कर सकते थे, हम नामकरण बदल सकते थे, लेकिन हमने नहीं बदला। तो ये बिना दिमाग के अपनाई गई ब्रिटिश व्यवस्था है। जो ब्रिटेन में पद है, हमने ब्रिटेन के पद को एज इट इज कॉपी पेस्ट कर लिया है, एज इट इज कॉपी पेस्ट किया है। तो राज्य मंत्री की 2 कैटेगरी है, एक कैटेगरी है राज्य मंत्री की जो मंत्रालयों के प्रमुख होते हैं, जो मंत्रालयों के मुखिया होते हैं, राज्य मंत्री, इसीलिए उन्हें राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार कहते हैं, इंडिपेंडेंट चार्ज कहते हैं, यानी मंत्रालयों का स्वतंत्र प्रभारी है, ये मंत्रालयों के स्वतंत्र मुखिया हैं। और जो दूसरे राज्य मंत्री हैं, ये स्वतंत्र नहीं है, ये परतंत्र है। जो दूसरे राज्य मंत्री हैं, ये परतंत्र हैं, ये स्वतंत्र नहीं है, यानी ये अधीनस्थ मंत्री हैं, अधीनस्थ मंत्री हैं। ये राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के अधीन काम करते हैं। उप मंत्री भी अधीनस्थ मंत्री होते हैं, यानी राज्य मंत्री और उप मंत्री राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और कैबिनेट मंत्री के सहयोगी होते हैं, जो जिम्मेदारियां ये दोनों लोग देते हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, जो जिम्मेदारियां इनको देंगे, ये वही जिम्मेदारियां निभाएंगे, इनकी मदद करने के लिए होते हैं। राज्य मंत्री और उप मंत्री, कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार की मदद करने के लिए होते हैं, सहायता करने के लिए होते हैं। जितना बड़ा मंत्रालय होंगे, मंत्रियों की संख्या उतनी बढ़ जाएगी, छोटा मंत्रालय होगा तो एक ही मंत्री होगा। इस तरीके से ये मंत्रिपरिषद की रचना की जाती है। यही मंत्रिपरिषद की रचना है हमारी पूरी, यानी मंत्रिपरिषद और कैबिनेट, मंत्रिमंडल, ये 2 अलग अलग संरचनाएं हैं हमारे लिए।
अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है? एक बात तो हमने आपको बताई व्यवहार में, कि व्यवहार में सब कुछ मंत्रिमंडल ही है, मंत्रिपरिषद केवल औपचारिक संस्था है, कहने के लिए संस्था है। क्या अंतर है दोनों के बीच? इसको देखो, एक तरफ लिखते हैं हम मंत्रिपरिषद और दूसरी तरफ हमने लिखा मंत्रिमंडल। जो मंत्रिपरिषद है इसके गठन का संविधान में वर्णन है। मंत्रिपरिषद के गठन का संविधान में वर्णन है, आर्टिकल 75। मंत्रिपरिषद ही पढ़ रहे हैं, आर्टिकल 75। मंत्रिमंडल का नहीं है, नो। मंत्रिमंडल के गठन का संविधान में वर्णन नहीं है। इसका गठन ब्रिटिश परंपरा के अनुसार है। तो मंत्रिपरिषद संविधान के अनुसार बनती है, मंत्रिमंडल ब्रिटिश परंपरा के अनुसार बनता है। इसके गठन का वर्णन संविधान में नहीं है। केवल एक बार पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में केवल एक बार मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग है, वो भी 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से अनुच्छेद 352 में लिखा गया है कि जब जब प्रधानमंत्री सहित संपूर्ण मंत्रिमंडल लिखित रूप में राष्ट्रपति को परामर्श देगा तभी राष्ट्रीय आपात लागू होगा। ये हम लोगों ने लिखा है राष्ट्रीय आपात में। केवल एक बार मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग कॉन्स्टिट्यूशन में आया है और वो भी 1978 में 44th अमेंडमेंट के बाद शामिल किया गया है। उसके अलावा पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग नहीं है। यह एक औपचारिक संस्था है। औपचारिक संस्था उसे कहते हैं जिसका गठन नियम और कानून के तहत हो। जिसका गठन नियम और कानून के तहत हो उसे औपचारिक संस्था कहते हैं। यह अनौपचारिक संस्था है। जिसका गठन परंपरा के आधार पर हो, संबंधों के आधार पर, परंपरा के आधार पर हो, उसे अनौपचारिक संस्था कहते हैं। उसे अनौपचारिक संस्था कहते हैं। तो मंत्रिमंडल अनौपचारिक हो गया क्योंकि ब्रिटिश परंपरा के अनुसार गठन है, और मंत्रिपरिषद संविधान के अनुसार गठन है, इसलिए औपचारिक हो गया। बड़ा निकाय है। क्यों? सभी दर्जे के मंत्री शामिल होते हैं। मंत्रिपरिषद बड़ा निकाय है, देखो सभी दर्जे के मंत्री शामिल हैं मंत्रिपरिषद में, और जो मंत्रिमंडल है वो एक छोटा निकाय है, मात्र कैबिनेट दर्जे मंत्रिमंडल छोटा निकाय है। इसमें मात्र कैबिनेट दर्जे के मंत्री शामिल होते हैं, सारे मंत्री शामिल नहीं होते, केवल कैबिनेट दर्जे के मंत्री शामिल होंगे। हमेशा मंत्रिपरिषद की बैठकें कभी नहीं बुलाई जाती, हमने आपको बताया। इसकी बैठक कभी नहीं बुलाई जाती। संविधान के अनुसार यही संस्था है और सबसे बड़ी संस्था है, लेकिन इसकी बैठक नहीं बुलाते कभी। और मंत्रिमंडल सदैव इसकी बैठक बुलाई जाती है। सदैव इसकी बैठक बुलाई जाती है। हमेशा कैबिनेट की बैठक बुलाई जाती है, कभी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बैठक नहीं बुलाई जाती। जो मंत्रिपरिषद है, मंत्रिपरिषद वास्तव में कहने के लिए सर्वोच्च संस्था है, लेकिन वास्तव में सर्वोच्च संस्था मंत्रिपरिषद नहीं है। वास्तव में सर्वोच्च संस्था मंत्रिमंडल है। वास्तविक रूप में सर्वोच्च नीति निर्मात्री निकाय नहीं है। वास्तविक रूप में सर्वोच्च नीति निर्मात्री निकाय, सर्वोच्च नीति निर्मात्री का मतलब है सबसे ज्यादा पावर जिसके पास है नीतियां बनाने के लिए। देश में सबसे ज्यादा पावर जिसके पास है नीतियां बनाने के लिए वो कैबिनेट है। सबसे ज्यादा पावर है इसके पास नीतियां बनाने के लिए। मंत्रिपरिषद को संविधान देता है ये पावर, लेकिन मंत्रिपरिषद को व्यवहार में कभी यूज करने का मौका नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि मंत्रिपरिषद की बैठक बुलाई नहीं जाती। जब मंत्रिपरिषद की बैठक बुलाई जाएगी तभी तो मंत्रिपरिषद यूज कर पाएगी। क्योंकि बैठक बुलाई नहीं जाती इसलिए मंत्रिपरिषद कभी इस पावर को यूज नहीं कर पाती। ये पावर हमेशा कैबिनेट यूज करती है और कैबिनेट की ही बैठक बुलाई जाती है। कैबिनेट ही देश में सबसे महत्वपूर्ण निर्णय लेने और नीतियां बनाने वाली संस्था है। अगली बात, सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत अभी पढ़ेंगे इसको। संविधान के अनुसार मंत्रिपरिषद में निहित है, यानी मंत्रिपरिषद को सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत का पालन करना होता है। क्या होता है सामूहिक उत्तरदायित्व? अभी आगे बताएंगे कि सारे मंत्री सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। इसी को सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत कहते हैं, जो हम लोगों ने शुरू में पढ़ा था। तो सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत संविधान के अनुसार मंत्रिपरिषद में निहित है, किंतु व्यवहार में सामूहिक उत्तरदायित्व का पालन मंत्रिमंडल द्वारा किया जाता है। ये लाइन लिख लो, अभी समझाएंगे, समझ में आ जाएगा। अभी आगे सामूहिक उत्तरदायित्व पढ़ेंगे तब समझ में आएगा, इसको लिख लो अभी।
कहने के लिए जब हम लोगों ने संसदीय प्रणाली पढ़ी थी तो संसदीय प्रणाली में हम लोगों ने पढ़ा था कि भाई मंत्री व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं और सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ये हम लोगों ने चर्चा की थी। तो सामूहिक उत्तरदायित्व का जो सिद्धांत है वो इसी तरीके से मंत्रिपरिषद में नहीं था, क्योंकि संपूर्ण मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। लेकिन ये संविधान कहता है व्यवहार में संपूर्ण मंत्रिमंडल लोकसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व का निर्वाह करता है, यानी जो सामूहिक उत्तरदायित्व का निर्वाह है वो मंत्रिमंडल ही करता है, पूरी मंत्रिपरिषद नहीं करती, मंत्रिमंडल ही करती है। कैसे करती है उसकी चर्चा भी हम आगे करते हैं। तो ये मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल के बीच का डिफरेंस है, मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल के बीच का अंतर है। अब ये तो हमने आपको बताया कि मंत्री कैसे नियुक्त होते हैं, इसके बारे में हम लोगों ने चर्चा की और कैसे मंत्रिपरिषद बनती है। अब इसके बाद जो चर्चा हम लोग करने जा रहे हैं वो है कि भाई मंत्रियों का उत्तरदायित्व क्या होता है, मंत्रियों की योग्यता क्या होती है, इन सब के बारे में। तो पहले मंत्रियों का उत्तरदायित्व, क्योंकि संसदीय प्रणाली हमने इसीलिए चुनी क्योंकि ये सबसे ज्यादा उत्तरदायी प्रणाली है, अध्यक्षात्मक की तुलना में उत्तरदायी प्रणाली है, इसीलिए चुनी है हमने, हम लोगों ने लिखा है। तो उत्तरदायी प्रणाली कैसे है, देखो आर्टिकल 75 क्लॉज 2 ये कहता है कि मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे। ये आर्टिकल 75 क्लॉज 2 कहता है मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, एट द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे। मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे, इसका मतलब यह है कि जब तक राष्ट्रपति की इच्छा होगी तब तक पद पर बने रहेंगे। इसका मतलब यह है कि राष्ट्रपति ही मंत्री की नियुक्ति करेगा और राष्ट्रपति मंत्रियों को पद से हटाएगा। इसका मतलब यह है कि प्रत्येक मंत्री राष्ट्रपति के प्रति व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी बने रहेंगे। मंत्री राष्ट्रपति के प्रति व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे। राष्ट्रपति मंत्री की नियुक्ति व पदमुक्ति करेगा। राष्ट्रपति ही मंत्रियों की नियुक्ति करेगा, राष्ट्रपति ही मंत्रियों को पदमुक्त करेगा, राष्ट्रपति मंत्री बनाएगा, राष्ट्रपति मंत्री हटाएगा। और सारे के सारे मंत्री राष्ट्रपति के प्रति व्यक्तिगत रूप से ही उत्तरदायी होंगे, निजी तौर पर। इसका मतलब यह है कि जो निर्णय मंत्री लेंगे अपने निर्णयों के लिए वो राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होंगे। हालांकि ये सारा उत्तरदायित्व थ्रू प्राइम मिनिस्टर होता है, प्रधानमंत्री के माध्यम से होता है, क्योंकि प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का मुखिया है, प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रधान है, तो प्रधानमंत्री के माध्यम से ही होता है ये सारा उत्तरदायित्व। लेकिन फिलहाल राष्ट्रपति मंत्री की नियुक्ति पदमुक्ति करता है और मंत्री राष्ट्रपति के प्रति व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे। ये पहले किस्म का उत्तरदायित्व है। जो दूसरा उत्तरदायित्व है, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है कि संसदीय प्रणाली में मंत्रियों का दोहरा उत्तरदायित्व होता है, ये तो एकल उत्तरदायित्व हो गया व्यक्तिगत रूप से। दूसरा है सामूहिक उत्तरदायित्व। आर्टिकल 75 कहता है संपूर्ण मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। संपूर्ण मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि अब वहां तो मंत्रिपरिषद सारे मंत्रियों का अकेला उत्तरदायित्व था राष्ट्रपति के प्रति, लेकिन यहां लोकसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व है। सामूहिक उत्तरदायित्व का अर्थ यह हो गया कि एक मंत्री अगर कोई निर्णय लेता है, मंत्रिपरिषद का एक मंत्री निर्णय लेता है, मंत्रिपरिषद के सभी मंत्री इस निर्णय से सहमत हैं, तो लोकसभा में अकेला वह मंत्री ही उत्तरदायी नहीं होगा, बल्कि पूरी मंत्रिपरिषद उस निर्णय के प्रति लोकसभा के समक्ष उत्तरदायी होगी। यानी लोकसभा के सदस्य किसी भी मंत्री से सवाल जवाब कर सकते हैं। तो कौन से मंत्री? हमने बताया यहाँ ये जिम्मेदारी केवल कैबिनेट मंत्रियों के थ्रू होता है, यानी किसी भी एक मंत्री के द्वारा किए गए काम के लिए किसी भी कैबिनेट मंत्री से सवाल जवाब किया जा सकता है लोकसभा में। और अगर लगता है कि नहीं बात बन पा रही है तो प्रधानमंत्री को उतरना पड़ेगा, प्रधानमंत्री से सवाल जवाब किया जा सकता है। यानी अगर एक मंत्री का कोई निर्णय है तो लोकसभा में अकेला वह मंत्री उसका बचाव नहीं करेगा, बल्कि पूरी कैबिनेट उसका बचाव करेगी। और अगर लगता है कि कैबिनेट मंत्रियों से बात नहीं बन रही है तो प्रधानमंत्री को उतर करके लोकसभा में अपने मंत्री का बचाव करना होगा। यानी पूरी मंत्रिपरिषद लोकसभा में अपने निर्णय के प्रति रिस्पॉन्सिबल बनी रहती है, उत्तरदायी बनी रहती है। इसी आधार पर मंत्रिपरिषद का कार्यकाल तय होता है। इसीलिए मंत्रिपरिषद का कोई निश्चित कार्यकाल नहीं बनाया गया है। जब तक मंत्रिपरिषद को लोकसभा में उत्तरदायित्व प्राप्त रहता है, यानी मंत्रिपरिषद का लोकसभा में विश्वास बना रहता है, तब तक मंत्रिपरिषद पद पर रहती है, अन्यथा मंत्रिपरिषद समाप्त हो जाती है। इसीलिए संसदीय उत्तरदायित्व में सरकारों का कार्यकाल अस्थिर है, जिससे वो विधायिका के प्रति, लोकसभा के प्रति, जो जनता के द्वारा चुना गया सदन है, उसके प्रति निरंतर उत्तरदायी बने रहे। यानी सारे जो पूरी की पूरी मंत्रिपरिषद है वो एक साथ यहां अस्तित्व में बनी रहती है, क्योंकि अगर लोकसभा मंत्रियों में अविश्वास प्रकट करना चाहती है, यानी अगर लोकसभा यह बताना चाहती है कि मंत्री अपना विश्वास खो रहे हैं, तो किसी एक मंत्री के प्रति नहीं बताया जा सकता, बल्कि पूरी मंत्रिपरिषद के खिलाफ बताना होगा। यानी पूरी मंत्रिपरिषद के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है कि लोकसभा का अब मंत्रिपरिषद में विश्वास नहीं रह गया है, और अगर लोकसभा का मंत्रिपरिषद में विश्वास नहीं रह गया है तो ऐसी मंत्रिपरिषद को बने रहने का कोई औचित्य नहीं है। इसी तरीके से यह कहा जाता है कि यह साथ साथ तैरने और साथ साथ डूबने का सिद्धांत है। पूरी मंत्रिपरिषद लोकसभा में एक साथ अस्तित्व में बनी रहती है, और अगर विश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए, संभव नहीं होता क्योंकि हमेशा सरकार का बहुमत होता है, लेकिन गठबंधन सरकारों में भय बना रहता है। तो अगर अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए, यानी लोकसभा में विपक्ष बहुमत में हो जाए, तो सरकार को त्यागपत्र देना पड़ेगा। यही व्यवस्था सरकार को लोकसभा के प्रति और लोकसभा के माध्यम से जनता के प्रति उत्तरदायी बनाए रखती है। इसीलिए इसे अध्यक्षात्मक प्रणाली की तुलना में ज्यादा
उत्तरदायी प्रणाली माना जाता है और इस सिद्धांत को सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत कहा जाता है। वास्तव में यही सिद्धांत है जिसने संसदीय प्रणाली को जीवंत बनाए रखा है, जिंदा बनाए रखा है। इसलिए सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत को ही संसदीय प्रणाली की आधारशिला कहते हैं। तो अब हेडिंग लिखो, सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत। फिर लिखाता हूं इसमें कुछ, डॉक्ट्रिन ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। हालांकि अगर एक दल का प्रचंड बहुमत है तो इसका कोई मतलब नहीं रह जाता, क्योंकि जब प्रचंड बहुमत है और दलीय निष्ठा होती है लोगों में तो फिर सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। लेकिन अगर प्रचंड बहुमत नहीं है तो सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत का उचित पालन देखने को मिलता है। हालांकि अगर राजनीतिक पतन हो जाए तो इसका नुकसान भी देखने को मिलता है, क्योंकि इसका उपयोग सरकारों को अस्थिर करने के लिए भी किया जा सकता है, राजनीतिक स्वार्थ के लिए भी किया जा सकता है। लेकिन फिलहाल ये सब तो बुरे पक्ष हैं इसके, हम बुरे पक्ष क्यों देखें, हम तो अच्छा पक्ष देखेंगे, लेकिन बुरा पक्ष लिख भी लेंगे एक दो लाइन में। अच्छा पक्ष ये है कि ये सरकार को ज्यादा उत्तरदायी बनाए रखता है और इसीलिए संसदीय प्रणाली ज्यादा उत्तरदायी होती है। तो लिखो सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत। लिखो, यह सिद्धांत ब्रिटिश वेस्टमिंस्टर प्रणाली की देन है। हमने बताया था कि ब्रिटिश सिस्टम को वेस्टमिंस्टर कहते हैं क्योंकि ब्रिटेन की संसद वेस्टमिंस्टर में स्थित है और ब्रिटेन में संसदीय सर्वोच्चता है। यह प्रणाली ब्रिटिश वेस्टमिंस्टर प्रणाली की देन है, और यह सिद्धांत संसदीय प्रणाली की आधारशिला है, और यह सिद्धांत संसदीय प्रणाली की आधारशिला है। इसके अनुसार संपूर्ण मंत्रिपरिषद, इसके अनुसार संपूर्ण मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। संपूर्ण मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। इसके अनुसार संपूर्ण मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। अर्थात इसका अर्थ है, या अर्थात किसी एक मंत्री ने यदि कोई निर्णय लिया है और मंत्रिपरिषद सहमत है, तो लोकसभा में उस निर्णय के लिए अकेला मंत्री उत्तरदायी नहीं होगा। लोकसभा में उस निर्णय के लिए अकेला मंत्री उत्तरदायी नहीं होगा, बल्कि संपूर्ण मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होगी। इस प्रकार मंत्रिपरिषद का अस्तित्व तभी तक रहता है जब तक उसे लोकसभा में विश्वास प्राप्त है। इस प्रकार मंत्रिपरिषद का अस्तित्व तभी तक रहता है जब तक लोकसभा में उसे विश्वास प्राप्त है। जब तक लोकसभा में उसे विश्वास प्राप्त है। लोकसभा में विश्वास खोते ही या विश्वास समाप्त होते ही, लोकसभा में विश्वास खोते ही मंत्रिपरिषद समाप्त हो जाती है, या भंग हो जाती है। इस प्रकार यह साथ साथ तैरने और साथ साथ डूबने का सिद्धांत है, स्विम एंड सिंक टुगेदर। इस प्रकार यह साथ साथ तैरने और साथ साथ डूबने का सिद्धांत है, स्विम एंड सिंक टुगेदर। यही प्रणाली संसदीय प्रणाली को अधिक उत्तरदायी बनाती है। यही प्रणाली संसदीय प्रणाली को अधिक उत्तरदायी बनाती है। पैरा चेंज करके लिखो, यद्यपि, हालांकि यानी यद्यपि प्रचंड बहुमत की दशा में और कमजोर विपक्ष होने पर इस सिद्धांत का प्रभावी उपयोग नहीं हो पाता। क्योंकि भारत में विपक्ष प्रायः कमजोर रहा है। विपक्ष की भूमिका अलग से पढ़ेंगे, अभी इतना लिख लो। क्योंकि भारत में विपक्ष प्रायः कमजोर रहा है, अतः इसी के अनुरूप सामूहिक उत्तरदायित्व के पालन में अंतर रहा है। तो ये हो गया मंत्रियों की नियुक्ति के बारे में। छोटी सी चर्चा और है मंत्रियों के विषय में। शपथ मंत्रियों को राष्ट्रपति दिलाता है, राष्ट्रपति द्वारा, और जो शपथ का प्रारूप है वो तीसरी अनुसूची में दिया गया है। पद और कर्तव्य, संविधान के प्रति निष्ठा, विधि का पालन, पद और गोपनीयता, इन सब की शपथ ली जाती है।
और ये सब तीसरी अनुसूची में दिए गए हैं। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की शपथ तीसरी अनुसूची में नहीं है, नहीं है, वो अलग अलग अनुच्छेदों में दी गई है, आर्टिकल 60, आर्टिकल 69। लेकिन जो मंत्रियों की शपथ है वो थर्ड शेड्यूल में दी गई है। योग्यता, वैसे तो कोई योग्यता नहीं है मंत्री बनने के लिए, जिसको भी चाहे मंत्री बना सकते हैं, लेकिन एक शर्त है, एक तरीके से कह लो या योग्यता कह लो, जो व्यक्ति संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं है वह 6 माह से अधिक मंत्री नहीं रह सकता। जो व्यक्ति किसी भी सदन का सदस्य नहीं है वो 6 माह से अधिक मंत्री नहीं रह सकता। इसका मतलब यह है कि मंत्री बनने के लिए लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य होना जरूरी है। अगर मान लो कोई व्यक्ति लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य नहीं है, अगर कोई व्यक्ति लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य नहीं है, तब भी वो 6 महीने के लिए मंत्री बनाया जा सकता है। यहां तक कि प्रधानमंत्री भी बनाया जा सकता है, क्योंकि प्रधानमंत्री भी एक तरीके का मंत्री, मंत्रियों का प्रधान है। तो वो 6 महीने के लिए मंत्री या प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है, लेकिन 6 महीने के बाद वो मंत्री या प्रधानमंत्री तभी रहेगा जब संसद या जब लोकसभा या राज्यसभा यानी संसद के दोनों सदनों में से किसी एक सदन की सदस्यता ग्रहण कर ले। अगर किसी भी सदन की सदस्यता ग्रहण नहीं करेगा 6 महीने के भीतर, तो मंत्री भी नहीं रहेगा, मंत्री भी नहीं रहेगा। तो मंत्री रहने के लिए सदन का सदस्य होना जरूरी है। ये गणित नहीं लगाई जा सकती, ये कैलकुलेशन नहीं किया जा सकता कि पहले 6 माह के लिए मंत्री बना दें, फिर कुछ दिनों के लिए कहें कि जाओ घर पर छुट्टी मनाओ, फिर दोबारा 6 महीने के लिए बना दें। ये सब नहीं हो सकता। 6 महीने का मतलब 6 महीना। 6 माह तक अगर सदन का सदस्य नहीं बन पाए तो मंत्री आगे नहीं रह जाएंगे, मंत्री आगे नहीं रह जाएंगे। वेतन भत्ते संसद द्वारा विधि द्वारा निर्धारित किए जाए। संसद कानून बनाएगी और कानून बना करके इनको वेतन भत्ते तय करेगी। संसद ने कानून बनाया है और लूट वाली व्यवस्था निर्मित की है। मैं इसे लूट की व्यवस्था इसलिए कहता हूं क्योंकि फ्री बिजली है, फ्री पानी है, फ्री मकान है, फ्री यात्राएं हैं, फ्री रेल यात्रा, फ्री बस यात्रा, फ्री 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 सब कुछ फ्री है। और फ्री ही नहीं है, इसमें लूट की भी खूब गुंजाइश है। अगर आप हवाई यात्रा कर रहे हैं, रेल यात्रा कर रहे हैं, हवाई यात्रा कर रहे हैं, तो जितना का टिकट होगा उससे 10% एक्स्ट्रा मिलता है। यानी अगर आपने मान लो 10 लाख का यात्रा किया तो आपको सरकार 11 लाख देगी। मतलब ये कौन सी बात है? लेकिन ये लूट की व्यवस्था इन्होंने अपने लिए बना रखी है, निर्मित कर रखी है। और नॉर्मली जो कुछ एक अपवाद स्वरूप संसद सदस्यों को छोड़ दीजिए, कुछ सेंसिटिव हैं, कुछ अच्छे हैं, लेकिन अधिकांश संसद सदस्य जो अपना ऑन एन एवरेज बिल लगाते हैं हवाई यात्रा का, वो 50 लाख 60 लाख सालाना का बिल लगाते हैं कि हमने 50 लाख या 60 लाख की हवाई यात्रा एक साल में की है। यानी सरकार से वो 66 लाख 65 लाख का रिफंड मांगते हैं, क्योंकि 10% एक्स्ट्रा मिलता है। तो अगर 60 लाख की उन्होंने यात्रा की तो उनको 66 लाख सरकार देगी, 6 लाख की कमाई हो गई उनकी। 70 लाख की यात्रा की तो 77 लाख की कमाई हो गई उनकी। तमाम इसमें गरीबों के नेता भी शामिल हैं, जो अपने आप को गरीबों का मसीहा कहते हैं, जो अपने आप को गरीबों का नेता कहते हैं। मैं उनका कच्चा चिट्ठा बता रहा हूँ, क्योंकि ये अंदर की बातें हैं। ये बातें सार्वजनिक तो की नहीं जाती, ये बातें बताई तो जाती नहीं है, लेकिन मैं आपको अंदर की बात बता रहा हूँ। जो लोगों को, जो अपने आप को गरीबों का नेता कहते हैं, पिछड़ों का नेता कहते हैं, वंचितों का नेता कहते हैं, जो कहते हैं भाई हम सही मायने में जो पिछड़ी जनता है उनके पैरोकार हैं, उनके ये हालात हैं कि एक एक साल में 60-60 70-70 लाख का केवल और केवल हवाई यात्रा का बिल लगाते हैं। ये सब हमारे पैसे से जाता है। हम जो टैक्स जमा करते हैं अपनी मेहनत की कमाई से, हम जो पैसा इनको देते हैं उस पैसे से इन्होंने लूट मचा रखी है। तो लेकिन अब क्या कहें, संशोधन कौन करवावे? लोगों को पता ही नहीं है किस तरीके की लूट मचा रखी है इन लोगों ने। लोग तो अपने नेता की भक्ति में पागल हैं। जो जिस क्षेत्र का सांसद है वो उनकी जाति का है, वो उनके धर्म का है, वो उनके संप्रदाय का है, वो उनकी भाषा बोलता है, वो उनके क्षेत्र का है, न जाने क्या क्या आधार है। लोग पागल हैं अपने नेताओं के पीछे। कुछ भी करे नेता, तांडव करे, कर ही रहा है, अच्छे काम कहाँ कर रहा है ढंग से। लोग पागल हैं उसके पीछे। लेकिन हकीकत यह है कि आंखें खोल लो, वो आपको पागल बना रहा है। पागलपन आप छोड़ दो, क्योंकि वो सब मिलकर आपको पागल बना रहे हैं। क्योंकि ऐसे मुद्दे हैं सुधार के लिए जिन मुद्दों को हमको और आपको उठाना चाहिए, लेकिन इन मुद्दों को उठाने वाला कोई नहीं। हम जैसे चंद लोग हैं, गिने चुने लोग उंगली पर, जो ऐसे मुद्दों को मुखरता से उठाते हैं और लोगों को बताते हैं। बाकी सबके अपने अपने कोई ना कोई पॉलिटिकल इंटरेस्ट होते हैं। मीडिया वाले हैं, उनके अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट हैं, समाचार पत्र वाले हैं, उनके अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट हैं, एनजीओज हैं, उनके अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट हैं, यूट्यूबर्स हैं, उनके अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट हैं। कोई सरकार के फेवर का है, कोई डिसफेवर का है, कोई आलोचक है, कोई समर्थक, सबके अपने अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट हैं। इसलिए कोई इन मुद्दों को नहीं उठाता। नतीजा ये है कि जो लूट की व्यवस्था बनी हुई है वो आज तक कंटिन्यू है, वो आज तक जारी है। चेंज कब आएगा भगवान जाने, क्योंकि एक जो बड़ा वर्ग है जिसे जागरूक होना चाहिए वो तो जागरूकता नहीं दिखाता, वो अपने नेताओं के प्रति केवल अंधभक्ति दिखाता है। तो ऐसे सिस्टम कभी चेंज नहीं होगा। ऐसे सिस्टम में असंतोष धीरे धीरे उत्पन्न होता है और फिर असंतोष के बाद फिर बड़ी घटनाएं जन्म लेती हैं। इसलिए ये ठीक नहीं है। उम्मीद है कि भविष्य में इसको चेंज किया जाएगा और चीज़ें बदलेंगी, ऐसी उम्मीद कर सकते हैं। तो देखो, ये मंत्रिपरिषद की रचना के बारे में हम लोगों ने चर्चा की। अब मंत्रिपरिषद की रचना के बाद इसमें हम लोगों ने प्रधानमंत्री की नियुक्ति भी चर्चा कर ली हमने। अब यहाँ पर थोड़ी सी चर्चा हम लोग प्रधानमंत्री को लेकर के अलग से करेंगे। प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के बीच संबंध भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो ये थोड़ी थोड़ी सी चर्चा है जो हमारी वो अलग होगी, बाकी एक जैसी है। तो चूंकि समय समापन की ओर है, इसलिए चैट ऑन करके आपके क्वेश्चन देख लेते हैं हम। तो आप लोग अपने क्वेश्चन हमें भेज दीजिए, हम क्वेश्चन आपके ले लेते हैं। ये चर्चा हम लोग कल कंटिन्यू रखेंगे। कल ऑलमोस्ट ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा। जो संघ की कार्यपालिका है वो कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद हम लोग संघ की कार्यपालिका से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो आप जो नोट्स हम लोगों ने अब तक पढ़ा है उसे रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि हम लोग पीवाईक्यूज करेंगे, क्वेश्चन आंसर करेंगे, और तब इसके बाद हम लोग नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे और वो होगी संसद। तो फिर इसके बाद हम लोग संसद पढ़ेंगे। ठीक है गीतांजलि, थैंक यू। PSIR क्लास नोट्स
ये अच्छा, यहाँ कैसे मिलेगा? ये तो जीएस की क्लास है, पीएसआईआर की क्लास नोट्स पीएसआईआर में मिलेंगे। ठीक है तमन्ना, थैंक यू, अंजलि थैंक यू।